एसिड और बेस, इससे काफ़ी सवाल आता है, बीपीएससी में भी आता है और बाकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में भी आते हैं। और अगेन ये वही चैप्टर है जिसको अगर आपने ठीक से रटा हुआ है तो आंसर आप कर सकते हैं, अगर रटा हुआ ठीक से नहीं है तो परेशानी होती है। ठीक है, या फिर बहुत अच्छे से समझा हुआ, और हम लोग कहाँ हैं, बीच में, ना अच्छे से समझा ना अच्छे से रटा, और इसलिए बहुत बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग इन एंड आउट देखेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, एसिड इंडिकेटर क्या है, ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच इंडिकेटर क्या होता है, एसिडिटी को कैसे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अगेन फिर हम लोग रॉयल वाटर देखेंगे यानी एक्वारीजिया देखेंगे, ओलाफैक्ट्री इंडिकेटर, सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो क्या बनेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो क्या बनेगा, और डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशंस, और एसिड वाटर का सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं वगैरह वगैरह, जो भी इसमें जो एग्ज़ाम रेलिवेंट चीज़ें होंगी, अल्कली मेटल क्या होता है, नॉन अल्कली मेटल क्या होता है, ये चीज़ें देखेंगे। बहुत सारा हमारा पीछे का भी रिवाइज हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मतलब एसिड रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो हमारे डेली लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये सवाल अगर आप देखेंगे तो बार बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अभी ट्री वाले में भी पूछा गया था कि टोमेटो में कौन सा जूस होता है, या फिर शायद टार्टरिक एसिड पूछा गया था, टैमारिंड वाला। ठीक है, तो इसी टेबल से बार बार सवाल पूछा जाता है, इसी स्केल से बार बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और बाकी जो एप्लीकेशंस है जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, ठीक है, और इसी एसिड बेस के चक्कर में हम लोग सॉल्ट पढ़ेंगे, और सॉल्ट के साथ साथ हम लोग दांडी मार्च को भी रिवाइज कर लेंगे। तो चैप्टर हो सकता है कि लिटिल बिट लंबा हो, बट यू विल श्योरली एंजॉय दिस चैप्टर। ठीक है, तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं, एसिड बेस को। वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। और जो लोग नए हैं वीडियो को देखें अंत तक, और जो पुराने हैं उनको भी अंत तक देखना है, और उसके बाद अच्छा लगेगा तो आपको लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है जो लोग नए हैं, और जो नए नहीं हैं तो वो कमेंट करके फीडबैक में बताएंगे कि क्या उन्हें सही लगा और क्या सही नहीं लगा। तो यहाँ शुरुआत ही इसी चीज़ से करता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो तो रेमेडी के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया कि एसिडिटी हो गया यानी कि आपके पेट में एसिड ज़्यादा हो गया, और एसिड को अब कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए यूज़ करते हैं बेस। जैसे हमने एटम वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी है। और सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं कि हर सिस्टम अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, न्यूट्रल करना चाहता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर आपके पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो गया, ठीक है, एसिड ज़्यादा सिक्रीट हो गया, तो पेट हमारा स्टेबल होना चाहेगा, अदरवाइज पेन होता रहेगा, इरिटेशन होता रहेगा, पेट में इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह हो जाएगा, इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और न्यूट्रलाइज करने के लिए ठीक अपोजिट नेचर का कोई एलिमेंट लाना होगा। तो एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होते हैं, इतना तो बेसिक हम लोग सबको पता है। और इसलिए जहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा हो गया वहाँ पे बेस को यूज़ करके न्यूट्रलाइज करते हैं, जहाँ पे बेसिसिटी ज़्यादा हो गया, जहाँ पे खारा ज़्यादा हो गया, छारपन क्षारीयता ज़्यादा हो गया है, वहाँ पे अम्ल यानी कि एसिड का इस्तेमाल करते हैं और इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, और जब न्यूट्रलाइज करेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। तो वो चीज़ है कि अगर दो चीज़ें मिले हैं, दो एलिमेंट मिला है और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो जब दोनों एक दूसरे की एनर्जी को न्यूट्रलाइज किया तो कुछ ना कुछ, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो कोई नया चीज़ जरूर बनेगा। तो यहाँ पे बनता है सॉल्ट, ठीक है, जैसे NaCl जो हम लोग डेली घर में अपने यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी एसिड बेस के रिएक्शन का ही बाई प्रोडक्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एसिडिटी को भी देख लेते हैं, तो बायोलॉजी हमारा रिवाइज हो जाएगा। हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, हम खाना खाते हैं, मुंह हमारा जो है सलाइवा है, खाना खाने के पहले बेसिक होता है, लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं तो एसिड सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। एसिड का काम क्या होता है ना कि फूड पार्टिकल्स को, जो फूड पार्टिकल्स बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, उसको स्मॉल स्मॉल कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट में तोड़ देना है, ताकि वही जो, अगर आपको याद हो कि ग्लूकोज हो जाए, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, ईजी शुगर्स में तोड़ा जाता है, ताकि बॉडी हमारा उसको डाइजेस्ट कर सके, और उस काम में एसिड हमारा हेल्प करता है। और ये एसिडिटी जो है ना वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। खाना खाने के पहले हमारा मुंह जो है वो बेसिक होता है, ठीक है, खारा होता है, लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं तो एसिड सिक्रीट होना ग्लैंड से शुरू हो जाता है, मुंह से लेके पूरे पेट तक, ठीक है, और वो जो एसिड है खाना हमारा पचाता है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि जितना खाना हम खाते हैं उससे ज़्यादा एसिड निकल गया या उससे कम एसिड निकल गया। जब ज़्यादा एसिड निकल जाता है तो खाना पचने के बाद भी एसिड बच जाता है। अब वही एसिड जो है ना आपको खट्टा ढकार आना, है ना, पेट में या छाती में जलन महसूस होता है, फिर गैस बन जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एसिड जो सिक्रीट हुआ था हमारा
गैस्ट्रिक जूस HCl जो सिक्रीट हुआ वो HCl कंज्यूम नहीं हुआ, और जो कंज्यूम नहीं हुआ तो वो पाइप में ऊपर आता है, एसिड रिफ्लक्स होता है और हमें पेन और जलन महसूस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो काउजेज ऑफ एसिडिटी क्या है, वही जो हमने अभी तक डिस्कस किया। ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल्स, कौन, HCl जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग पैथोजेंस, ठीक है, सिर्फ फूड मॉलिक्यूल्स को नहीं ये छोटा छोटा तोड़ता है, बल्कि जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया वायरस वगैरह है और जिसको ये मार सकता है, जिन पैथोजेंस को मार सकता है, तो उसको ये मारता है एसिड, ठीक है, उसको जलाता है। ठीक है, अब जब ये चीज़ अगर थोड़ा बैलेंस गड़बड़ हो गया तो आपको एसिडिटी होगा। कॉज क्या है इसका, तो भाई स्ट्रेस, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे आजकल देखते हैं या 4-5 दिन आप एग्जाम के स्ट्रेस में रहिए तो आप देखिएगा कि आपका डाइजेशन जो है वो खराब हो जाएगा और आपको ढकार वगैरह गैस बनना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस से भी एसिडिटी होता है, मोटापा यानी ओबेसिटी से एसिडिटी होता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो होगा, डिसऑर्डर खाने का कि कुछ भी खा रहे हैं कभी भी खा रहे हैं, स्पाइसी और ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खाएंगे, स्मोकिंग एंड टोबैको यूज से भी एसिडिटी होता है, अल्कोहल के यूज से एसिडिटी होता है, और जो हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, टी वगैरह सब पीते हैं सबसे एसिडिटी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ें जो हैं वो एसिडिक नेचर का है। तो एग्जाम में अगर पूछे कि कॉफ़ी एसिडिक है कि बेसिक है तो आपको क्या बताना है, या बोलेगा कि पीएच वैल्यू जो है कॉफ़ी और वाटर का कंपेयर करेगा प्योर वाटर का, तो आपको बताना तो कॉफ़ी भैया एसिडिक है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है, आगे भी हम लोग और देखेंगे कि क्या होता है। और बहुत सारा मेडिसिन का यूज़ करने से भी एसिडिटी होता है, ये भी हमने देखा है कि घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं और उनकी अगर दवाइयाँ बहुत ज़्यादा चल रही होती है या हम ही बीमार पड़ते हैं और बहुत दवाई चलता है तो इनडाइजेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेडिसिन जो है वो एसिडिटी वगैरह क्रिएट करता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये एसिडिटी का बात हमने कर लिया। उसका रेमेडी जो है वो क्या है, यहाँ पे पूछा है कि लेमन यूज़ करेंगे, विनेगर यूज़ करेंगे, बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा ना कि एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, तो एसिडिटी हुआ है तो ये जो 3 ऑप्शन दिया है कि लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई कि बेकिंग सोडा या विनेगर से बार बार क्यों पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड क्या होता है या विनेगर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हर जगह आपको ये चीज़ें रेफरेंस मिल रही है एनसीईआरटी में और यहीं से सवाल उठ के आता है। खैर, तो यहाँ पे क्या है कि एसिडिटी हुआ है तो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हमें बेस चाहिए और इन तीनों ऑप्शन में हमें बेस ढूंढना है। तो हमें पता है कि जो लेमन जूस होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे, और विनेगर जो होता है वो भी एसिटिक एसिड है, CH3COOH, इसको भी आगे देखेंगे। और एकमात्र बेकिंग सोडा जो है वही है यहाँ पे बेसिक नेचर का, तो जो बेसिक नेचर का होगा वही एसिड को कंट्रोल करेगा, एंड दैट्स व्हाई वी विल यूज बेकिंग सोडा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए कि बेकिंग सोडा का जो है वो एसिड रिफ्लक्स में यूज़ किया जाता है। और विनेगर जिसकी बात हम लोग कर रहे थे तो उसको अगर गौर से देखेंगे, ये आजकल बहुत फेमस है, एप्पल साइडर विनेगर सब लोग यूज़ करते हैं, एप्पल से बनाया जाता है और ये एसिडिक होता है अगर आप गौर से यहाँ पे देखेंगे तो। ठीक है, एसिटिक एसिड होता है इसमें और इसलिए ये इसका नेचर जो है वो एसिडिक है। ठीक है, और हम लोग यूज़ क्या करेंगे एसिडिटी के लिए, बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। ठीक है, इनो वगैरह में अगर आप देखेंगे कंपोजिशन में तो यही बेकिंग सोडा आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक तो हमने ये बात कर लिया, बट बात ये है कि ये तो मोटा मोटी हमने थोड़ा सा बात किया कि भाई एसिड बेस क्या होता है ताकि एक माहौल बन सके। ठीक है, अब बात ये है कि आपको एसिड और बेस दे देगा तो आप पहचानेंगे कैसे कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस, मतलब अम्ल क्या है और क्षार क्या है, ये आपको पता कैसे चलेगा। हर चीज़ को पता करने के लिए कोई ना कोई हम लोग ट्रिक टेक्निक अपनाते हैं कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो उसका आचार विचार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, तो अलग अलग कंडीशंस में उसका बिहेवियर, उसका रिएक्शन देखते हैं और उसके हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं कि इस आदमी का नेचर गुस्सैल है या इस आदमी का नेचर बहुत शांत स्वभाव का है। तो उसी तरह से कि एसिड बेस को भी देखना है तो कुछ ना कुछ इंडिकेटर का यूज करना पड़ेगा। एसिड को किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कराएंगे और देखेंगे कि क्या आउटकम आ रहा है, और उसी चीज़ के साथ बेस को रिएक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या आउटकम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों उल्टे नेचर के हैं तो जो आउटकम आएगा वो भी उल्टा नेचर का होगा। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही बात है कि जिस चीज़ से हम रिएक्ट करवा रहे हैं, जो रिएक्ट कराने के लिए जो एलिमेंट लिया है उसको बहुत इंटेलिजेंटली चूज करना है जो दोनों के नेचर को डिपिक्ट कर सके। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको याद हो कि आपके कपड़े पे अगर दाग लग जाता है, खाना खाते हैं सब्जी वगैरह का दाग लगता है, ठीक है, तो जब उसको धुलते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, कलर उसका लाल हो जाता है, कभी येलो हो जाता है धुलने पे, ठीक है, सुखाने पे फिर से कलर चेंज हो जाता है। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखिए जो हमारा खाना होता है उसमें होता है टर्मरिक, ठीक है, मतलब हल्दी का यूज़ करते हैं।
ठीक है। अब वो हल्दी का दाग लगता है, या कोई भी कपड़ा में, कोई धोती हो ना, जो शादी ब्याह का धोती होता है जिसको पूरा पीला किया जाता है, तो वो उसमें हल्दी पूरा लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर उस पर आप एसिड डालिएगा, एसिडिक नेचर का कोई चीज़ डालिएगा, तो उसका कलर जो है ना थोड़ा लाल टाइप का हो जाएगा। और उस पर अगर आप बेसिक टाइप का कोई चीज़ डालिएगा तो उसका कलर थोड़ा सा बैंगनी ब्लू टाइप का हो जाएगा। ये करके आप देखिएगा तो आपको फील होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्मरिक जो है ना वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि देखो भैया, कोई एसिड का चीज़ डालोगे हम पे तो मेरा रंग येलो से रेड की तरफ जाएगा, और कोई बेसिक चीज़ हम पे डालोगे, बी फॉर बेसिक, ठीक है, बी फॉर ब्लू, तो हम ब्लू हो जाएंगे, ठीक है। तो टर्मरिक जो है ना वो हमें बता रहा है कि जो सॉल्यूशन मेरे पास है बॉटल में वो एसिडिक है कि बेसिक है। अगर वो कलर लाल कर दिया इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या था, एसिडिक था, जला के लाल कर दिया, ठीक है। और अगर ब्लू हो गया तो बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेसिक, हमारे बॉटल में कुछ ना कुछ बेसिक सॉल्यूशन था, ठीक है। एसिड एग्जैक्टली क्या होता है, बेस एग्जैक्टली क्या होता है, वो थोड़ा बहुत हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया कि एसिड जो है ना लिटमस पेपर को, ठीक है, लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और बेस जो है वो ब्लू कर देता है। रेड लिटमस को अगर आप डालिएगा उसमें तो ब्लू कर देगा। धोती जो था, मान लीजिए एसिड डाला आपने, ये रेड हो गया, ठीक है। अब इस पे आप, ये तो रेड हो चुका है, अब इस पे आप बेस डालिए, ठीक है, ये ब्लू की तरफ जाएगा, ब्लू कलर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब कितना होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि आपका एसिड या आपका बेस कितना स्ट्रांग है और कितना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। इसका मतलब टर्मरिक जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर हो गया, हमें बनाना नहीं पड़ा। हल्दी वाला जो एलिमेंट है वो अपने आप हमें बता रहा है कि एसिड बेस क्या होता है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिडिसिटी और बेसिसिटी, ठीक है। मतलब कि अम्ल और क्षार का अगर गुण पता करना है तो नेचुरल इंडिकेटर कौन है, तो टर्मरिक है इसमें, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर भी बनाया जाता है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोलैप्थेनिन है, ठीक है। तो ये सिंथेटिक है, मतलब हमने अपने खुद से बना लिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज करके, ठीक। तो सिंथेटिक मतलब कि मानव द्वारा निर्मित है। टर्मरिक क्या हो गया, नेचर द्वारा निर्मित है। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोलैप्थेनिन, ठीक है। क्या करता है भाई, सारा तो हमने देख ही लिया कि न्यूट्रल है तो लाल लाल रह जाएगा, ब्लू ब्लू रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन एसिड है तो ब्लू लिटमस को लाल कर देगा और लाल वाला लाल ही रह जाएगा। तो अगर इस तरह से दो इंडिकेटर हम डालते हैं किसी सॉल्यूशन में और लाल वाला लाल रह गया और ब्लू वाला भी लाल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जला के लाल किया है, यानी कि एसिड ही होगा। लाल और ब्लू दोनों डाला तो जो ब्लू है वो ब्लू रह गया और लाल वाला भी ब्लू हो गया। ब्लू हो गया इसका मतलब क्या है, बेस था, तभी तो बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये इंडिकेटर है लिटमस पेपर को लाल, ब्लू, पीला, पर्पल, हिसाब किताब समझ में आपको आ गया होगा। अब होता क्या है कि लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर होता क्या है, तो लिटमस पेपर बेसिकली क्या है ना, एल फॉर लिटमस, एल फॉर लाइकेन, लाइकेन से बनाया जाता है लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। और उसी सॉल्यूशन को आप समझिए एक तरह से कि अगर पेपर पे सॉलिडिफाई कर लिया जाए उस सॉल्यूशन में डुबा के पेपर वगैरह को, तो वो लिटमस पेपर बन जाता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, लिटमस पेपर है ये दोनों, एक लाल है एक ब्लू है, ठीक है। पर्पल डाई होता है। बेसिकली यहाँ पे मुझे ये बताना है और हमें ये जानना चाहिए कि लिटमस पेपर बनता किस चीज़ से है। लिटमस पेपर लाइकेन से बनता है, ठीक है, लाइकेन से लिटमस पेपर बनाया जाता है। और क्या होता है कि भाई व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक एंड नॉट बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन जब ना एसिडिक है ना बेसिक है तो पर्पल कलर का होगा, और पर्पल कलर से ये कलर चेंज करेगा, ठीक है। अगर एसिडिक हुआ तो ब्लू के तरफ जाएगा, सॉरी रेड के तरफ जाएगा, और अगर बेसिक हुआ तो ब्लू के तरफ जाएगा, ठीक है। पर्पल कलर से ब्लू कलर हो जाएगा, और नहीं तो पर्पल से रेड होगा, डिपेंड करेगा कि एसिड में डुबा रहे हैं या बेस में डुबा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और नया सवाल बनता है, एक तो पहला कि और जो नेचुरल इंडिकेटर्स हमने देखे, लाइकन है, रेड कैबेज लीव है, ठीक है, जो लाल पत्ता गोभी होता है वो टर्मरिक है, कलर्ड पीटल्स ऑफ सम फ्लावर, ठीक है, ये नेचुरल है। एसिड बेस के हिसाब से ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो आपको ऑप्शन देगा और ये ऑप्शन होंगे तो आपको पता होना चाहिए। बस ये सिंपल नाम से या सिंपल एक कंसेप्ट दिमाग में बिठा लेना है। अब एक दूसरा सवाल आता है कि लाइकेन क्या है। दो हम लोग वी आर स्टडिंग एसिड एंड बेस, बट दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर लाइकेन आया तो लाइकेन के बारे में जानना चाहिए, देन एंड देयर वहीं पे, तभी चीजें हमें इंटर रिलेट होगा और समझ में आएगा। तो लाइकेन क्या है पहले भी बताया गया बायोलॉजी के लेक्चर में, थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करा देते हैं
कि लाइकेन इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक मतलब क्या? सिम्बायोटिक प्लस प्लस, यानी दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, शादी होता है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, दोनों एक दूसरे के सुख दुख के भागी होते हैं, बच्चा दोनों का होता है, बच्चे का ख्याल दोनों रखते हैं, दोनों एक दूसरे का जब बीमार पड़ते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन है। पत्नी घर में अगर पत्नी अगर घर में हाउस वाइफ है तो खाना बना के रखती है, और पति काम करके आता है तो उसको खाना मिलता है और वो बाहर से कमा के लाता है पैसा। अगर पत्नी वर्किंग है और पति वर्किंग नहीं है तो पति घर में खाना बना सकता है और पत्नी बाहर से कमा के पैसा लाएगी और पति घर में खाना बनाएगा। तो बोथ आर हैविंग सिम्बायोटिक रिलेशन, मतलब दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशन। किसके बीच में? फंगाई के बीच में और एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के बीच में ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, और इन दोनों को बोलते हैं लाइकेन। यूपीएससी में भी 2-3 बार ये सवाल पूछा जा चुका है और बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो इसको आप ठीक से याद रखेंगे कि लाइकेन क्या होता है। फंगी, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। होता क्या है, एल्गी जो है क्योंकि ये ग्रीन है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बना पाता है, और फंगी में क्वालिटी होता है कि ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और बदले में एल्गी क्या करती है, एल्गी या साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करके फंगी को खाना देता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहा है, और ये होता है लाइकेन, और इसका यूज होता है नेचुरल इंडिकेटर के रूप में। अलग अलग लाइकेन आप देख रहे हैं कि फ्रक्टिकोज है, मतलब थोड़ा सा ये फाइबरस आपको दिख रहा है, क्रक्सटोज है मतलब कि जो क्रस्ट टाइप का दिखता है, फोलियोज है जो फॉइल्स टाइप का दिखता है, मतलब कि थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा टाइप का, जैसे हम लोग का कभी होठ सूखता है तो पपड़ी जमता उखाड़ता है ना, तो उस तरह का फॉलिएज दिखता है, या कहीं पे लोहे में जंग लग जाता है तो जो उखड़ता है उसके साइड से वो फॉलिएज है, तो उस टाइप का भी लाइकेन आपको दिखेगा। ठीक है, और कुछ जेली टाइप का दिखेगा। ये देखिए लाइकेन को अगर आप नजदीक से देखें तो पेड़ पे जब भी आप इस तरह की चीज देखते हैं तो आप समझ जाइए कि दिस इज लाइकेन। ठीक है, इसमें देखिए आपको ग्रीन कलर भी दिखेगा, येलो कलर भी दिखेगा। तो ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बाकी जो येलो कलर वाला फंगस है वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। पेड़ पे देखिए ये सब चकत्ता हम लोगों ने कई बार देखा है। ठीक है, तो ये है लाइकेन। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भैया अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो यहाँ कुछ एलिमेंट दिया गया है HCl H2SO4 HNO3 CH3 COOH, और ये कुछ ब्लू वाला है। तो जो एसिड है उसको मैंने लाल से रंग लिखा है, और जो बेस है उसको मैंने ब्लू से लिखा है। क्यों? क्योंकि एसिड जो है लिटमस पेपर को रेड कर देता है और बेस जो है लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में यही बोला है कि ये सारे केमिकल्स हैं, इनको नहीं पता है कि क्या है, इंडिकेटर का यूज करना और डिसाइड करना है कि क्या है। बट हमें पता है कि HCl एसिड है, H2SO4 एसिड है। क्यों? लिटमस पेपर को ये रेड कर देगा, ये ब्लू कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया, यहीं पे ये चार्ट बनाना था। यहाँ पे अगेन पीएच इंडिकेटर के रूप में फिनोलेप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, ये दोनों क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, यानी कि हमने बनाया है। बट नेचुरल सॉल्यूशन में टर्मरिक था, लाइकेन था, फ्लावर पीटल्स था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इंडिकेटर में एक ओला फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। ओला फैक्ट्री का मतलब क्या, कि एसिड और बेस की वजह से कलर नहीं, उसका गंध चेंज हो जाए। ठीक है, तो उसको ओला फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं, जैसे कि ओनियन होता है। ठीक है, तो ये भी इंडिकेटर बताता है कि एसिड है कि बेस है। अगर एसिड होगा तो गंध अलग चेंज होगा, बेस होगा तो गंध अलग चेंज होगा, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो गंध में कोई चेंज नहीं होगा। दीज आर कॉल्ड ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, तो खैर चलिए, एसिड और बेस था। तो अब एसिड और बेस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एसिड होता क्या और बेस होता क्या है। देखिए, जो भी एसिड है, अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे, तो जो भी एसिड हमने लिखा है उसमें H आयन आपको दिखेगा, H आयन दिखेगा, मतलब H दिखेगा हर जगह आपको। और जहां भी आपको OH दिख रहा है, यहाँ पे CH3COOH है। ठीक है, तो ये भी H+ ही है, अभी आपको पता चलेगा कि क्यों है H, बट यहाँ पे OH है। ठीक है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे देखिए OH है, यहाँ पे देखिए OH है, अलग से ब्रैकेट करके लिखा है, अलग से OH दिख रहा है, अलग से OH दिख रहा है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन बस इस एसिटिक एसिड में होगा, और ये इसलिए होता है क्योंकि वीक एसिड है। बाकी जो एसिड आप देख रहे हैं ना, सब में आपको H दिख रहा है, जहां जहां H दिख रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और जो जो OH दिख रहा है वो बेस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी H+ आयन, मतलब अगर इसको हम तोड़े तो H मिलेगा और Cl मिलेगा। और हमने पिछले एटम वगैरह वाले चैप्टर में देखा है कि हाइड्रोजन जो है वो दानी होता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, और इसलिए H+ हो जाता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो H+ आयन दान कर रहा है, ये भी H+ आयन दान कर रहा है, ये भी H+ आयन दान कर सकता है, यहाँ से भी H+ आयन दान होता है, हालांकि कम होता है। ठीक है, तो जो H+ आयन दान करेगा वो
वो एसिडिक होता है, और जो OH दान कर रहा है वो बेसिक होता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब इतना बस पता होना चाहिए कि एसिडिक है मतलब उसमें हमें H देखना है, जो बेसिक है उसमें हमें OH देखना है। अब जो जितना ज़्यादा H प्लस देगा यानी उतना ज़्यादा दानी है, यानी उतना ज़्यादा एसिडिक है, और जो जितना ज़्यादा OH देगा वो उतना ज़्यादा दानी है, यानी उतना ज़्यादा बेसिक है। यहाँ पे देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। ऑप्शन दे देता है ना कि HCl HNO3 CH3COOH, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। देखिए HCl है, HCl टूटा किसमें, H प्लस में और Cl माइनस में। H प्लस में क्यों, क्योंकि H ने अपना इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। अब अगर गौर से देखेंगे तो हर जगह H प्लस और Cl माइनस अलग है, H प्लस अलग हो गया, Cl अलग हो गया, अलग अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गया दोनों। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि दोनों अलग हो चुका है, दोनों डिसोसिएट हो गया है। ठीक है, H प्लस आयन जो ब्लू वाला है ये एकदम अलग हो गया। अब ये सॉल्यूशन में फ्रीली तैर सकता है, ठीक है, ट्रैवल कर सकता है। यही H प्लस आयन जो है ना लिटमस पेपर पे जाता है, रिएक्ट करके उसको रेड कर देता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे मान लीजिए कि H प्लस आयन ये HF है, और H प्लस आयन है, अब वो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है, सब में देखिए सटा हुआ है, सटा हुआ है, कुछ में अलग है, इसमें अलग है, और यहाँ पे सटा हुआ है, यहाँ पे सटा हुआ है, यहाँ पे अलग है, इसमें अलग है, यहाँ पे सटा हुआ है, तो बहुत कम अलग हुआ है। तो H प्लस आयन जो है ना सॉल्यूशन में कम मिलेगा, यानी कि कम H प्लस आयन है तो कलर भी कम चेंज करेगा। जब कलर कम चेंज किया मतलब कम रेड किया, बहुत घना रेड नहीं कर दिया, गाढ़ा रेड नहीं किया, इसका मतलब कि वीक एसिड है, मतलब कि H प्लस आयन कम मिला। तो जिसमें ज़्यादा H प्लस आयन वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसमें कम H प्लस आयन वो वीक एसिड। ठीक है, इसी तरह से बेस में हो जाएगा कि OH 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 OH। देखिए तो NaOH है तो OH पूरा सब अलग अलग हो गया। देखिए दोनों डिसोसिएटेड है, सब अलग अलग है, गौर से आप देखिए यहाँ पे सब दोनों अलग अलग है, यानी कि OH आयन का प्रचुरता है, भरपूर मात्रा में है सॉल्यूशन में। तो ये जाएगा और लिटमस पेपर को क्या कर देगा, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू कर देगा, और गाढ़ा ब्लू कर देगा। लेकिन वहीं पे अगर हम H2O को तोड़े तो H प्लस और OH माइनस आयन मिल रहा है। ठीक है, तो ये एकदम वीक है, वीक बेस कह लीजिए इसको, कि बहुत, अब चूंकि ये वाटर है तो वाटर का डिपेंड करता है कि क्या नेचर है, कभी ये एसिडिक भी हो जाता है, कभी भी बेसिक भी हो जाता है, कि क्या सॉल्यूशन है इसमें। अदरवाइज प्योर वाटर है जिसका माना जाता है कि पीएच जो है 7 होता है, मतलब कि न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं कि अभी बेसिक नेचर है इसका, ठीक है, किसी वजह से तो बहुत कम बेसिक होगा, क्योंकि अलग नहीं हो पाता है, H प्लस OH माइनस आयन अलग उस तरह से नहीं हो पाता है, और इसलिए ये वीक होता है। और यही चीज यहाँ पे लिखा गया कि 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन तो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, 100% से कम हो गया डिसोसिएशन तो वीक एसिड या वीक बेस। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का हिसाब किताब है। ठीक है, तो जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बात किया तो यहीं पे देख लेते हैं कि कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, LiOH, OH आयन अपना बहुत आसानी से दे देता है, और लिथियम प्लस हो जाता है, OH माइनस हो जाता है, आसानी से अलग हो जाता है। NaOH बहुत आसानी से स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH बहुत आसानी से अलग हो जाएगा, RbOH, CSOH ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। याद कैसे रहेगा, देख रहे हैं सिंगल सिंगल एटम के साथ जुड़ा हुआ है, एक Li एक OH, एक Na एक OH, एक K एक OH। ठीक है, तो आसानी से अलग हो जाता है। बट यहाँ पे ज़्यादा लोग के साथ जुड़ा हुआ है तो आसानी से नहीं अलग हो पाता, ज़्यादा लोग इसको होल्ड करके रखते हैं, मतलब पकड़ के रखते हैं। NH4 है और OH है तो एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो OH को पकड़ के रखता है, जाने नहीं देता है। जब जाने नहीं देता है तो OH क्या है, सॉल्यूशन में निकल नहीं पाता, घुल नहीं पाता। जब घुल नहीं पाता है तो कलर को भी ज़्यादा ब्लू नहीं कर पाएगा, यानी कि वीक बेस होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए H2O को भी वीक बेस में डाला गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, प्योर वाटर जो होता है वो उसका pH 7 होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड को अगर हम देखें तो HCl HNO3 H2SO4 HBr HI HClO4 HClO3 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है, जिसमें कि ये तीन तो हमें एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि HCl HNO3 H2SO4 ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इसका ऑर्डर भी मालूम होना चाहिए और इनका यूजेज भी मालूम होना चाहिए। और वही वीक एसिड अगर देखें तो देखिए ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में होता है, ये पूछा जाता है, ये वीक एसिड है। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 SO4 है। SO4 वाला जो हिसाब किताब होता है ना उसमें हाइड्रोजन आसानी से निकल पाता है, लेकिन जब SO3 हो जाता है तो नहीं निकल पाता है। आप इस तरह से इसको याद रखेंगे कि H2SO4 वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जैसे ही SO3 कर देंगे तो वो वीक एसिड हो जाएगा। ज़्यादा अगर डेप्थ में जाएंगे तो वो फिर नीट और जेई की तैयारी हो जाएगी कि किस तरह से SO4 के साइज पे डिपेंड करता है, पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और कोसेंट ऑफ डिसोसिएशन वगैरह पे डिपेंड करता है।
है। तो 3-4 फैक्टर्स हैं, तो वो फैक्टर्स अगर हम डिस्कस करेंगे तो कोई मतलब नहीं उसका। हमें बस ये याद रखना है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसी का कंटेम्परेरी बस H2SO3 है, वो वीक एसिड है। इसी तरह से अगर हम देखें कि HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका कंटेम्परेरी, इसका मतलब HNO2 जो है बस एक ऑक्सीजन कम कर दिया, तो ये वीक एसिड हो गया। तो इस तरह से आप याद रखेंगे दोनों का, यहाँ पे ये जो है वीक एसिड बनता है। ठीक है, बाकी सब तो आप देख ही रहे हैं कि इतना सारा मॉलिक्यूल है ना, तो ये ऑब्वियस सा बात है कि आप बस इतना ही मान के चलिए कि इतना सारा है, ये सब पकड़ के रखेगा, H+ को या OH को निकलने नहीं देगा। तो जितना ज़्यादा बाकी मॉलिक्यूल हो वो सब घेर के रखता है। और दरअसल में भी होता यही है कि एटम का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो अलग अलग शेप और साइज का बनता जो है, तो वो साइज के हिसाब से वेरी होता है कि H+ या OH- निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। यहाँ साइज इतना ज़्यादा होता जा रहा है ना कि उसको ट्रैप करके रखता है, पकड़ के रखता है, बट साइज छोटा है, साइज छोटा है। ठीक है, तो छोटा साइज होने की वजह से आसानी से निकल पाता है। बट साइज सिर्फ एक ओनली मैटर नहीं है और इस पे बहुत डिस्कस करने का ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो HCl, HNO3, H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसके अलावा HBr, HI भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HClO4, HClO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, यहाँ पे सब ये वीक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में होता है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, और आप देख लीजिए एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर में है। फॉर्मिक एसिड है, जब चींटी भी अगर हम लोग को काटती है तो मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब हमारे शरीर में आता है, जिस वजह से हमें जलन होता है। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड हो गया। अब पीएच स्केल की अगर हम बात करें, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा HCl और HNO3 का यूज वगैरह देखते हैं कि HCl क्या है, HNO3 क्या है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखें तो इसका दूसरा नाम म्यूरेटिक एसिड है। कलरलेस होता है, वेरी पंजेंट होता है, जो भी एसिडिक चीज़ों का बहुत पंजेंट होता है। और ऑब्वियस सा बात है, ये तो हमने अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि अगर एसिड कहीं पर महकता है तो बहुत गंदा महकता है। ठीक है, बहुत उसका एकदम नाक में चुभने वाला स्मेल होता है, तो वेरी पंजेंट होता है। जैसे अगर आप सल्फर को देखें, ठीक है, गंधक को, तो उसका भी पंजेंट स्मेल होता है। सल्फर कहीं पे गंधक रखा हुआ तुरंत नाक में एकदम सुंघाई देता है। ठीक है, क्योंकि वेपराइज हो जाता है और तुरंत एयर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स होकर हमारे नाक तक पहुंच जाता है। सिंपलेस्ट एसिडिक सिस्टम है, बस एक हाइड्रोजन एक HCl। ये हमने बात कर ही लिया कि हमारे पेट में गैस्ट्रिक एसिड बनता है, HCl ही होता है जो कि डाइजेशन कराता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, अब H2SO4 की हम बात करें, ये HCl का बात हो गया। और इसका इंडस्ट्रियल यूज होता है, इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल, जैसे कि अगर रबड़ बनाना है, पॉलीमर बनाना है, तो उन सब में इसका यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर बनाने में भी यूज होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में अगर किसी का यूज होता है तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कि ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं। ठीक है, विट्रोल क्यों? क्योंकि इसको लिखते हैं H2SO4, और जिस किसी में SO4 होता है ना, SO4 का मतलब हुआ विट्रोल। ठीक है, तो SO4 हो गया यानी कि विट्रोल हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग जैसे सेकेंड, हाँ, जैसे हम लोग कॉपर सल्फेट को बोलते हैं नीला तोता या ब्लू विट्रोल, तो कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, तो ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, ऑयल ऑफ विट्रोल, इसमें भी सल्फेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये नाम याद रखिएगा। हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है। हाइग्रो मतलब वाटर, तो वाटर लविंग होता है, एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे हमने पीछे देखा ना अभी कि फंगी जो है एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। अब आयरन को रख दीजिएगा तो आयरन मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड को खोल कर रख दीजिएगा तो ये एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद को डाइल्यूट करता रहता है। क्यों करता है? हमने बताया कि कोई भी सिस्टम स्टेबल होना चाहता है, ये हाईली एसिडिक है। एसिडिक है तो न्यूट्रल होना चाहेगा, और न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा भाई? तो जो भी इसके जिम्मे में होगा, जो भी इसके ताकत औकात में होगा वो करेगा। तो इसके औकात में ये होता है कि एटमॉस्फेयर से H2O एब्जॉर्ब कर लो और अपने आप को डाइल्यूट कर लो। ठीक है, पानी भर लो अपने शरीर में ताकि एसिडिटी कम हो जाए। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड ये हिसाब किताब करता है, और इसलिए हमें इसको बहुत पैक करके सेफली रखना पड़ता है। ठीक है, रेडली एब्जॉर्ब वाटर वेपर, ये सब क्राइटेरिया है और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये पूछा जा सकता है। हाईली कोरोजिव होता है। क्यों कोरोजिव होता है भाई? वाटर इतना एब्जॉर्ब करता है। अब मान लीजिए लोहे पर आप H2SO4 लगा के कुछ साफ कर रहे हैं लोहा को, लेकिन ये इतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है कि अगर इसको आप साफ करने के बाद ठीक से फिर पोंछेंगे नहीं तो ये फिर वाटर एब्जॉर्ब करता रहेगा और लोहा में जंग लग जाएगा, Fe2O3XH2O। ठीक है, ये हो जाएगा। ये भी सवाल पूछा ही गया था। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी है, तो मान लीजिए किसी चीज से पानी को हमको निकालना है तो H2SO4 को क्या चूसक के रूप में यूज कर सकते हैं कि H2SO4 जो है उसका पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, बशर्ते ये कि जो एसिड है इसको नुकसान ना पहुंचाए मटेरियल को, ऐसा कोई रिएक्ट ना करे। बाकी H2SO4 को वहां पे रखेंगे तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। हाईली कोरोजिव हमने देख लिया।
ठीक है। जब इसको पानी में ऐड करते हैं, जैसे पानी में अगर आप H2SO4 को ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, बोले ना हाईली एनर्जेटिक है, ठीक है। एनर्जी को अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, तो अपना एनर्जी रिलीज करना चाहेगा अलग अलग तरीके से। जब आप पानी में H2SO4 को डालेंगे ना, तो क्या होगा, इसके अंदर जो गर्मी है वो शांत होगा, तो गर्मी शांत होगा, ये खुद ठंडा होगा और गर्मी जो है वो निकलेगा। तो इसलिए कभी भी, और ये करके बहुत सावधानी से अगर करना भी है तो बहुत सावधानी से करके देखा जाएगा कि पानी रखिए और उसमें 2 बूंद H2SO4 मिलाइए। ऐसा नहीं कि जाके एक बोतल डाल दिया तब तो आग लग जाएगा, ठीक है। 1-2 बूंद डालिए, वो वहां से धुआं निकलेगा, हीट निकलेगा, फिर इसको पूरा मिलाइए, इसको पूरा मिला दीजिए ताकि पूरा डाइल्यूट हो जाए, पूरा मिक्स हो जाए वाटर में अच्छे से। फिर थोड़ा सा आप H2SO4 डालिए, फिर धुआं निकलेगा, फिर उसको मिलाइए, फिर थोड़ा सा 2 बूंद H2SO4 डालिए, ऐसा कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, ठीक है, यानी कि एनर्जी रिलीज होता है। और हम जानते हैं कि जहां भी हीट निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उभयधर्मी रिएक्शन, यानी कि हीट बाहर निकलता है। इस रिएक्शन से हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपको आपके पास आग जलाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास एक कनस्तर जो है H2SO4 है और एक कनस्तर पानी है, ठीक है, या पानी तो खैर बहुत सारा, बट आग जलाने के लिए कुछ नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपको चाय बनाना है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि एक थोड़ा सा नीचे ऐसा गैस टाइप का कुछ बनाइए, एक ऐसे बर्तन रखिए, उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें H2SO4 डालते जाइए, वो हीट निकलेगा और हीट जो है गर्म करेगा और हमारा चाय जो है वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रैक्टिकल यूज हुआ। Thus the reverse procedure of adding water to the acid should not be performed, ठीक है। तो इसीलिए इतना ज़्यादा हीट निकलता है ना वाटर के साथ मिलने पे, तो आप सोचिए कि इतना ज़्यादा पानी है, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। क्या पूछेगा पता है कि एसिड को कैसे मिलाया जाए। आप पूरा पानी रखें और उसमें 2 बूंद एसिड डालें, या पूरा एसिड रखें और उसमें ऊपर से पानी डालें, ठीक है। तो ये भाई इतना एनर्जेटिक है ना कि इसको जैसे ही पानी मिलेगा ना तो ये खखुआ के एकदम एकदम मतलब हदिया के जो है पानी को पकड़ेगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, आग लग जाएगा, ठीक है। और जो लोग भी इसको डाल रहे होंगे वो खुद जल जाएंगे। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि भैया इतना गुस्से में है ये, इतना एनर्जेटिक है, तो इसको धीरे धीरे शांत करो। तो 2-2 बूंद H2SO4 पानी में मिलाओ, ना कि पानी को H2SO4 में मिलाओ, H2SO4 को वाटर में मिलाओ, धीरे धीरे, ढेर सारा पानी और 1-2 बूंद H2SO4, ठीक है। तो ये बात समझ में आपको आ गई कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो पानी में धीरे धीरे 1-1 बूंद करके डाला जाता है, ना कि पानी को एसिड में डाला जाता है। पानी को एसिड में अगर आप डालेंगे ब्लास्ट हो जाएगा, और यही सब फॉर्मूला यूज किया जाता है बम वगैरह बनाने में, ठीक है। एसिडिक केमिकल बर्न, सेकेंडरी थर्मल बर्न, ये सब हो गया। कंट्री सल्फ्यूरिक एसिड, आपके कंट्री में कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है ना, इससे पता चलता है कि आपका कंट्री कितना इंडस्ट्रियलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को इंडस्ट्रियल एसिड भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है इंडस्ट्री में। तो अगर बहुत ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कि आपका इंडस्ट्री ठीक ठाक है, तभी तो इतना कंज्यूम कर पा रहा है। तो ये गुड इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है, ठीक है। की सब्सटेंस इन केमिकल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है, मिनरल प्रोसेसिंग में, ऑयल रिफाइनिंग में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में, ठीक है। केमिकल सिंथेसिस, पॉलीमर बनाना है, एसिडिक ड्रेन क्लीनर, हम लोग बाथरूम में वैसे घर में भी साफ करते हैं और म्यूनिसिपैलिटी वाले भी इसको साफ करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। फिर लेड एसिड बैटरी, जो हम लोग घर में पहले पुराना जो बैटरी हुआ करता था, आजकल तो खैर वो रिप्लेस हो गया है, ट्रैक्टर में गाड़ी में भी होता था, और हम लोग टीवी देखते थे इस पे, ठीक है। ऐसे 2 चूंटा लगा के और तार रहता था और टीवी के पीछे उसको खोसा जाता था, ठीक है, और ये बैटरी चार्ज करवाते थे। तो बेसिकली इसमें एसिड होता था, और एसिड मतलब क्या, H+ आयन, और यही H+ आयन जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है, और वही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की वजह से टीवी चलता था, ठीक है। तो बैटरी में जो है लेड एसिड बैटरी में इसका यूज होता था, क्लीनिंग एजेंट के रूप में तो यूज होगा ही, क्यों, क्योंकि ये जला जलू के साफ कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया H2SO4। इसके साथ देखते हैं HNO3। अब याद होगा आपको कि रॉयल वाटर, किंग्स वाटर, ये सब बोला जाता है HNO3 को, है ना, नाइट्रिक एसिड है। इसका यूज क्या है, एक्सप्लोजिव बनाने में, यानी कि ट्राई नाइट्रो ल्यूनेन, TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, गन कॉटन, ये सब बनाने में, एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाने में HNO3 का यूज होता है, ठीक है। ग्लिसरीन का भी यूज होता है। तभी अगर किसी ने द वेडनेसडे मूवी अगर देखा होगा, नसीरुद्दीन शाह का था, जिसमें वो एक छत पे बैठ के और कॉल करते हैं और बहुत सारा आतंकवादी को छुड़वाते हैं और फिर उसका एनकाउंटर करवाते हैं, मतलब मरवाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको आतंकवादियों को मारना था कि भाई ये कॉकरोच हमारे घर में आ गए। तो उसी में वो जब कन्वर्सेशन उनका और अनुपम खेर का चल रहा होता है, तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि हमारे घर में, जब अनुपम खेर बोलता है, जो पुलिस का सीनियर ऑफिसर, वो बोलता है कि तुम आम आदमी हो तो तुम बम बनाना कैसे जानते हो। तो ये बोलते हैं कि अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो बम बनाने के 100 तरीके मिल जाएंगे, और आपको मालूम होना चाहिए कि घर में जो हम साबुन यूज करते हैं वो भी अपने आप में एक पोटेंशियल बॉम्ब है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लिसरीन होता है, ठीक है। तो वो अपने आप में एक पोटेंशियल बॉम्ब है। हमारे घर में बहुत सारा एसिडिक एलिमेंट रखा हुआ होता है, वो अपने आप में एक पोटेंशियल बॉम्ब है,
ठीक है। तो याद रहेगा कि ग्लिसरीन जो है नाइट्रोग्लिसरीन बनाया जाता है, ग्लिसरीन का यूज करके एक्सप्लोजिव बनाया जाता है। अमोनियम फर्टिलाइजर तो बनाना ही बनाना है, नाइट्रेट सॉल्ट बनाएगा, डाई, परफ्यूम, ड्रग, नाइलॉन, ठीक है। एसिड का हर जगह पॉलीमर बनाने में यूज होगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज होगा, और प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम के लिए यूज होता है, जिसके लिए कि ये बहुत ज्यादा फेमस है और बीपीएससी बार बार पूछता है कि एक्वा रीजिया क्या होता है। तो देख लीजिए एक्वा रीजिया क्या होता है, हालांकि ये पहले भी बताया गया है, बट एक्वा रीजिया को बोलते हैं किंग्स वाटर। किंग्स वाटर क्यों बोलते हैं पहले देख लीजिए। एक्वा रीजिया में HNO3 होता है और HCl होता है। HNO3 एक पार्ट होता है, HCl 3 पार्ट होता है, यानी टोटल 4 मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल HNO3 और 3 मॉलिक्यूल जो है वो HCl होगा। इसमें जब अगर सोना को डालते हैं तो सोना पूरी तरह घुल जाता है और उसके बाद फिर उसको प्रेसिपिटेट करवा लेते हैं, ठीक है। तो हमें प्योर सोना मिल जाता है। मान लीजिए सोना में कोई इंप्योरिटी है और HNO3 एक्वा रीजिया में इसको हमने घोल दिया, घोलने के बाद क्या है कि सोना भी घुल गया, इंप्योरिटी भी घुल गया, लेकिन जब इसको बाद में प्रेसिपिटेट करवाएंगे ना, इसको जब बाद में सुखाएंगे एक तरह से, तो सिर्फ सोना सूखेगा, वो जो इंप्योरिटी है वो अलग सूखेगा, तो हमें प्योर सोना मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह का कुछ हमने कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो उत्प्लावन बल का हमने बायनेंसी फोर्स का बात किया था, वो फिजिक्स वाले चैप्टर में 9th का, जो मेरे ख्याल से लास्ट वाला चैप्टर है, पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए इसका पैकिंग इस तरह से किया जाता है। एक्वा रीजिया एकदम किंग्स वाटर इसको बोलते हैं, रॉयल वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ है एक्वा रीजिया। देखिए प्लैटिनम यहाँ पे साफ हो रहा है, ठीक है। पहले प्लैटिनम को डाला गया, घुलना शुरू हुआ और लास्ट में पूरी तरह से घुल जाएगा और भी घुल के पूरा ये लिक्विड बन जाएगा और इम्प्योरिटी निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको किंग्स वाटर या रॉयल वाटर बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए अब फन फैक्ट क्या है भाई कि इसको खोजा कैसे गया। तो मेडिटेरेनियन जो रीजन है ना यूरोप का, तो अफ्रीका के ऊपर और अफ्रीका यूरोप के बीच जो मेडिटेरेनियन है, जहाँ पूरा ग्रीस है, फिर आप कह सकते हैं टर्की है और पूरा बाल्कन नेशंस है, ठीक है, और फिर एक जगह फिर यहाँ पे आके इटली आता है। तो ये पूरा मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जो नेशन है वो मेडिटेरेनियन नेशन है। तो वहाँ पे क्या ना एक ऐसा एलिमेंट खोजा जा रहा था जिसको किसी चीज़ को टच करा दे तो वो सोना बन जाए, मिडास टच, है ना। तो उसी में ये एक्वा रीजिया जो है एक तरह से डेवलप हुआ था, ठीक है। याद रहेगा HNO3 एक पार्ट है, HCl 3 पार्ट है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का हमने क्या क्या यूज़ देखा। सल्फ्यूरिक एसिड का हमने यूज़ देखी लिया कि मेटल प्रोसेसिंग है, फर्टिलाइजर में, बैटरी में, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, क्लीनिंग प्रोडक्ट में, सब जगह यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने तीनों का यूज देख लिया, ठीक है। अब क्या है कि देखेंगे कि HNO3, H2SO4 और HCl में स्ट्रॉन्ग कौन है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा H+ आयन देगा, ठीक है। तो ये एक Ka वैल्यू है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं। तो इससे आपको मतलब नहीं है, एक तो कि pH से पता चलता है कि pH जिसका जितना कम हो वो उतना एसिडिक है, ठीक है। pH जिसका जितना कम है यानी कि वो उतना ज्यादा H+ आयन रिलीज करता है, यानी कि वो उतना ज्यादा एसिडिक है। दूसरा क्या है, Ka है। तो Ka भी जिसका जितना कम रहेगा ना, ये कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन है Ka, और आप सिर्फ याद रखिए कि Ka भी जितना कम होगा, जिस तरह से pH कम होने से एसिडिक होता है उसी तरह से Ka भी कम होने से एसिडिक होता है। तो जिसका Ka वैल्यू सबसे कम होगा वो एसिडिक होगा। तो HCl का Ka सबसे कम होता है, उसके बाद H2SO4 होता है, उसके बाद HNO3 होता है, इसलिए HCl सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद H2SO4 है, उसके बाद HNO3 है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, pH से भी और pKa से भी, ठीक है। दोनों जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। और वैसे ही रोट लर्निंग कर लीजिए कि HCl सबसे स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 बीच वाला है, HNO3 नीचे वाला है। इसलिए HNO3 थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है, तभी इसको यूज़ कर पाते हैं इन सब चीज़ों में, नहीं तो हाथ वाथ जलने का खतरा होता है। H2SO4 को इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और HCl चूंकि सबसे स्ट्रॉन्ग है तो इसको यूज़ नहीं करते हैं, काहे कि फिर ये दिक्कत कर देगा। इसको जब भी यूज़ करते हैं तो HNO3 के साथ डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं, ठीक है। तो HCl सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर H2SO4, फिर HNO3, ठीक है। इसी तरह से HI, HBr, HCl, HF का भी देख लेते हैं। यहाँ पे साइज के हिसाब से, जिसका साइज सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो वो जो है उतना आसानी से डिसोसिएट हो पाएगा, ठीक है। जैसे आयोडीन आयन इतना बड़ा है और हाइड्रोजन आयन उसके साथ ऐसा जुड़ा हुआ है। एक हुआ कि ब्रोमीन आयन जो है, दूसरा वाला ब्रोमीन थोड़ा छोटा है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर एक क्लोरीन आयन है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फ्लोरीन बहुत छोटा और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आयोडीन बोलता है कि तुम जाओ, तुम्हारे बिना हम जी लेंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट है, इतना बड़ा है, तो रिलीज कर देता है। तो देखिए हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। ब्रोमीन बीच बीच वाला थोड़ा सा है तो उससे कम है। HCl है तो क्लोरीन और थोड़ा सा छोटा है तो वो और आसानी से नहीं निकल पाता है। और फ्लोरीन जो है यहाँ पे थोड़ा बराबरी का मामला है, तो फ्लोरीन बोलता है कि भाई क्यों जा रहे हो, अगर चले जाओगे तो हम
एग्जिस्ट कैसे करेंगे, अलग नहीं रह पाएंगे। तो ये सबसे कम एसिडिक है, मतलब सबसे कम हाइड्रोजन देने का बारी आएगा तो ये नहीं देना चाहेगा और ये सबसे ज़्यादा आसानी से देना चाहेगा, ठीक है। हाउ इजली विल द मॉलिक्यूल रिलीज H प्लस आयन। HF इज अ वीक एसिड। क्यों वीक एसिड है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन के साथ इसका स्ट्रॉन्ग इतना बॉन्ड है कि हाइड्रोजन को छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। जब छोड़ना नहीं चाहता है तो हाइड्रोजन देगा नहीं, यानी कि जो लिटमस पेपर है उसको ये रेड कर नहीं पाएगा ठीक से, यानी कि वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका पीएच भी कम होगा और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka भी कम होगा, ठीक है। ये चीज हो गया। और ये सब चीज क्यों हो रहा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, ठीक है। साइज ऑफ द अनायन इंक्रीज करता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन जो हाइड्रोजन और हैलोजन आइटम वो इंक्रीज होता है, तो मोर इजियर टू रिलीज द हाइड्रोजन आयन। वही जो मैंने आपको भी बताया कि साइज जितना बड़ा होगा तो दोनों के बीच में डिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा, और साइज जितना छोटा होगा तो दोनों उतना ज़्यादा चिपक के एक दूसरे से रहेगा। तो जो जितना दूर रहेगा वो उतना आसानी से डिसोसिएट हो पाएगा, जो जितना नज़दीक रहेगा उतना टफ होगा उसको अलग करना। तो HF जो है बराबरी का मामला है, सटा हुआ है, लेकिन HI जो है वो दूरी का मामला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है रिलेटिवली हाइड्रोजन के और बाकी फ्लोरीन और क्लोरीन वगैरह से। तो इसलिए HI जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और HF जो है वो वीक एसिड होगा, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है? वही कि H प्लस जो जितना आसानी से रिलीज कर देगा। और हो सकता है कि अगर कभी गलती से साइज वगैरह का आ गए या फिर कंफ्यूजन हो, जब आपको ये वाला ऑर्डर दे दे, पूछ ले कि कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक होगा, तो साइज के हिसाब से आप याद रखिएगा कि जो ज़्यादा बड़ा होगा वो आसानी से रिलीज कर देगा। तो ये लिस्ट भी हमने देख लिया था। अब देखिए ओला फैक्ट्री पे हम देखेंगे थोड़ा सा। अब आते हैं थोड़ा सा पीएच स्केल पे, ठीक है, कि पीएच स्केल है क्या। देखिए 7 जो है पीएच स्केल, मतलब ना कि हाइड्रोजन आयन कौन कितना दे सकता है या OH आयन कौन कितना दे सकता है। OH माइनस होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है, ठीक है। तो जो जितना हाइड्रोजन देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और जो जितना OH रिलीज करेगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो ये पीएच वैल्यू पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल को पोटेंज बोलते हैं जर्मन में, पोटेंज, ठीक है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल टू रिलीज H प्लस आयन उसको बोलते हैं पीएच, ठीक है। पोटेंशियल टू रिलीज H प्लस आयन उसको बोलते हैं पीएच, और पीएच को मतलब पोटेंज को ही शॉर्ट में पीएच कर दिया गया, पी कर दिया गया, ठीक है। तो जो जितना हाइड्रोजन रिलीज करेगा उसका पीएच उतना कम होगा, जो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज करेगा उसका पीएच उतना कम होगा, और जो जितना कम हाइड्रोजन रिलीज करेगा उसका पीएच उतना ज़्यादा होगा, और जो जितना ज़्यादा OH माइनस रिलीज करेगा उसका पीएच उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि अगर आप 0 से लेकर 14 की तरफ बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि पीएच यहाँ कम है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है। और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हाइड्रोजन कम होता जाएगा, OH बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन कम होता जाएगा और OH बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन मान के चलिए कि 0 हो जाएगा और खाली OH माइनस रिलीज करने वाला चीज़ होगा। तो अब देखते हैं, और इन दोनों के बीच में 0 से 14 के बीच में आता है 7, ठीक है। तो ये मिडवे है, यानी कि यहाँ से एसिडिक आते आते 7 पे आके न्यूट्रल हुआ। अब यहाँ से जो है नेचर चेंज होगा और बेसिक हो जाएगा, है ना। नेचर चेंज हो रहा है तो 20 में तो एक जोन आएगा ना जहाँ पे 0 होगा, न्यूट्रल होगा। तो यहाँ एसिडिक, यहाँ बेसिक, और बीच में जो है न्यूट्रल। बेस से जाएंगे एसिड की तरफ तो पहले न्यूट्रल होंगे तब एसिडिक होंगे, ठीक है। मतलब कि अगर आपको किसी मतलब एक्सट्रीम, जैसे आप बीजेपी से कांग्रेस में जाना है तो मतलब थोड़ा सा जो है पहले अगर मान लीजिए कांग्रेस में है तो अलग तरीके का स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन जब तय हो गया कि बीजेपी में जाना है तो बीच में क्या होता है ना, एक न्यूट्रल फेज आता है जब आदमी बोलना छोड़ देता है, ना इधर का बोलता है ना उधर का बोलता है। फिर धीरे धीरे जिस पार्टी में जाना है उस पार्टी के लाइन पे थोड़ा सा बोलना शुरू करता है और फिर आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि पहले बीच में आपको होना पड़ेगा न्यूट्रल। तो प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग खाते हैं, जैसे ब्लड को आप देखिए तो थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक है, 7 से इधर 8 की तरफ है। और दूध को देखिएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे ये एसिडिक है। टोमेटो को देखिएगा तो दूध से ज़्यादा एसिडिक है। लेमन और एसिडिक है। और बैटरी का तो कहना ही नहीं है, गंगा जल मूवी देखा होगा तो पता होगा कि बैटरी को के पानी को ही गंगा जल बोल के और उससे आँख फोड़ा गया था। स्टोमक में एसिड होता है, वो भी क्योंकि HCl होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। विनेगर एसिटिक एसिड, ठीक है। कॉफी भी एसिडिक होता है, चाय भी एसिडिक होता है, और इस बार ट्री के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो टोमेटो, मिल्क, कॉफी ये सब क्या हो गया, एसिडिक हो गया, ठीक है। प्योर वाटर हो गया बेसिक। अल्कलाइन वाटर भी आजकल चलता है कि हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वो थोड़ा बेसिक हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। ब्लड हमारा बेसिक हो गया। स्टमक टैबलेट्स जो हम लोग खाते हैं वो बेसिक होता है। क्यों? एसिडिटी को खत्म करने के लिए खाया जाता है। बेकिंग सोडा जानते हैं कि बेसिक होता है, एसिड रिफ्लक्स में भी यूज होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीच जो करते हैं वो भी बेसिक होता है। ड्रेन क्लीनर है, बेसिक है। जो साबुन हम लोग लगाते हैं वो भी बेसिक है।
ठीक है, तो ये चार्ट भी याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसका पीडीएफ शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो बुक है वो पूरा बुक एक साथ है। ठीक है, मतलब चैप्टर वाइज अलग अलग नहीं है। तो जब ये पूरा जब कंप्लीट होगा ना, तब इसका पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी चीज़ तो आप जब सुन लेंगे तो आपको याद रहता ही है। ठीक है, चलिए अब ओला फैक्ट्री इंडिकेटर पे आते हैं कि ओला फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है जो स्मेल चेंज कर देता है। और इसमें 3 एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि ओनियन है, एसिड रहेगा तो स्मेल रिमेन रह जाएगा, लेकिन बेस रहेगा तो अपना स्मेल लूज कर देता है। जैसे किसी कपड़ा पे अगर आप ओनियन को रगड़ दीजिए और उस पर एसिड डालिए, ओनियन को रगड़ दीजिए और उसको सूंघिए उस कपड़े को। ठीक है, या किसी कपड़े में ओनियन काट के रखिए, प्याज काट के रखिए और उसको बांध के रख दीजिए और उसके बाद उसको सूंघिए। अब इस पे एसिड डालिए और तब सूंघिए, और बेस डालिए तब सूंघिए। जब एसिड डाल के आप सूंघेंगे तो स्मेल उसका चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस डाल के सूंघेंगे तो उसका स्मेल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी स्मेल चेंज हो रहा है। स्मेल चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है, ओला फैक्ट्री है, मतलब कि एसिड और बेस के संगत में आते हैं इसका स्मेल चेंज होने लगता है। उसी तरह से वनीला एक्सट्रैक्ट है, ये भी बेस के संगत में आके स्मेल लूज करता है। क्लोव ऑयल जो लौंग का तेल होता है वो भी बेस के संगत में आके स्मेल चेंज करता है। तो आपसे सवाल यही पूछेगा कि ओला फैक्ट्री इंडिकेटर कौन है पीएच के लिए। ओनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल, ये तीनों इंडिकेटर है। ठीक है, अब आते हैं एसिड और बेस जो है रिएक्ट कराते हैं इसको मेटल से। ठीक है, हमने यहाँ तक देखा कि एसिड क्या है, बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, फिर अलग अलग एसिड्स का भी हमने देख लिया कि भाई मतलब क्या उसका एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वगैरह। ठीक है, और इधर भी बहुत सारा चीज़ देखा हमने, लाइकन वगैरह को देख लिया। ठीक, चलिए अब एसिड को हम लोग रिएक्ट कराते हैं मेटल वगैरह से। एसिड और बेस दोनों को मेटल से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो जैसे ये पूरा रिएक्शन वाला दिखाया हुआ है कि जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, जो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको रिएक्ट कराते हैं। तो होता क्या है, और यहाँ पे पाइप लगा दिया हमने। ठीक है, तो इस पाइप से पता है क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, बहुत तेजी से निकलता है। और वो हाइड्रोजन गैस इतना होता है कि उसको बबल के पास अगर कैंडल ले जाएगा तो पॉप पॉप का आवाज करेगा और जलेगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी बेस और एसिड को जब रिएक्ट कराते हैं मेटल से, तो रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो अगर इस रिएक्शन को हम ठीक से देखें तो रिएक्शन क्या था कि जिंक को हम H2SO4 के साथ मिला रहे थे। ठीक है, जिंक क्या है, मेटल है, H2SO4 क्या है, एसिड है। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो सल्फेट है ना, ये जो विटिरॉल है ना, ये क्या करता है कि हाइड्रोजन से ज्यादा हैंडसम इसको लगता है जिंक। ठीक है, तो SO4 जिंक के पास शिफ्ट हो जाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पहले चैप्टर में। ठीक है, तो जिंक सल्फेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस बेचारा अकेले रहता है, और अकेले रहता है, और चूंकि SO4 इसको छोड़ के जा चुकी है तो ये गुस्से में जलता है। ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो ZnSO4 जो जिंक सल्फेट बना ना, वो सॉल्ट इसी को बोलते हैं। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती है और मेटल जो है इसका सल्फेट को या बाकी इस तरह का जो एलिमेंट होता है उसको डिस्प्लेस करा लेता है, तो ये सॉल्ट बनता है। सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट क्या होता है, तो कुछ सॉल्ट होता है जो हम लोग खाने में भी यूज़ करते हैं, कुछ सॉल्ट जो होता है वो खेती फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ किया जाता है, अलग अलग इंडस्ट्रियल यूज़ है। तो जैसे NaCl हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग खाते हैं, तो ये भी एसिड और बेस का रिएक्शन करा के मिलता है। तो एसिड और मेटल को जब रिएक्ट कराया हमने तो क्या मिला, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें जानना था कि अगर एसिड को हम मेटल पर डाल देंगे तो क्या मिलेगा, तो सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है जो कि पॉप का आवाज करके जलता है। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ बताया गया कि एसिड और मेटल को मिलाएंगे, सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो पूछ देगा आपसे कि सॉल्ट क्या होता है, नीचे 4 स्टेटमेंट। तो मेटल जब कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड एसिड। ठीक है, मेटल जो है वो एसिड का रिमेनिंग पार्ट से H+ को छोड़ के बाकी जो पार्ट है, ठीक है, SO4, उसके साथ रिएक्ट करता है और जो कंपाउंड बनता है उसको सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, द रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलो। NaOH को जिंक के साथ रिएक्ट कराए, यानी बेस है और जिंक है, यहाँ पे अगेन देखिए वही चीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस निकला और ये क्या हुआ, इसका जो OH था उसको रिप्लेस करा लिया गया और क्या बनता है, Na2ZnO। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला और केमिकल रिएक्शन पे नहीं जाना है। बेसिकली क्या है कि सॉल्ट मिल गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक है, बट होता क्या है कि सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल। तो सारे मेटल के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। वही मेटल के साथ होगा जो मेटल डिस्प्लेस करा पाएगा, जो मेटल चीजों को एसिड या बेस से अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मतलब वो एसिड और मेटल का देख लिया, उसी तरह से
बेस और मेटल का भी करवाता है और एसिड और बेस का करवाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब एसिड और बेस का रिएक्शन चल रहा है, तो एसिड बेस के रिएक्शन में भी सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और CO2 बनता है। कैसे? Na2CO3 2HCl, मतलब कि Na2CO3 और HCl। Na2CO3 क्या है? बेस है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। दोनों को मिलाया तो क्या हो गया? देखिए, इसका Na जो है वो Cl के पास चला जाता है और इसका हाइड्रोजन जो है वो CO3 के पास आता है। तो क्या बना? HCl बना और यहाँ H2O वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है और CO2 गैस बन जाता है। ठीक है, यानी कि एसिड और बेस को जब हमने रिएक्ट कराया तो NaCl सॉल्ट बन गया, जिसको हम लोग खाने पीने में यूज करते हैं, वाटर भी बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बना। दोनों हाईली एनर्जेटिक है, दोनों मिलेगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करके नमक बना दिया, नमकीन। ठीक है, और चूंकि न्यूट्रलाइज हुआ है, गर्मी शांत हुआ है, ठंडा हुआ है, तो पानी भी बनाया है। और साथ ही साथ भाई जो इतना दिन का आग था, गर्मी था, जलन था, तो धुआं तो छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो एसिड और बेस जो है दोनों मिलके सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया और CO2 गैस बनाया। इधर देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और HCl है, अगेन NaCl बनता है, अगेन H2O बनता है, अगेन CO2 बनता है। ठीक है, लाइम वाटर है, CaOH का वोल्ट वाइज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। ये चीज तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है कि लाइमस्टोन, स्लेक्ड लाइमस्टोन, क्विक लाइमस्टोन। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको प्लीज देखिए। तो एसिड बेस का रिएक्शन क्या हुआ? एसिड बेस को जब रिएक्ट कराते हैं, ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। एसिड बेस का रिएक्शन और क्या होता है? तो जैसे NaOH को मिला दिया, HCl को मिला दिया, तो अगेन देखिए NaCl मिल गया और वाटर मिल गया। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है। एक एसिड है, एक बेस है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, दोनों एक दूसरे को स्टेबल करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि संसार का हर सिस्टम, हर प्राणी, हर व्यक्ति चाहता है कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, वो स्टेबल हो जाए, उसका दिमाग शांत रहे, शांति से रहे, गौतम बुद्ध वाला बुद्धत्व अचीव कर ले। ठीक है, और उसके लिए न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में सब लगे होते हैं। तो यहाँ एसिड बेस भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में लगा हुआ है। तो एसिड और बेस मिलेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बन जा रहा है। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, बस इतना याद रखना है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर कैसे पता चला? तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराए, पहले एसिड के साथ रिएक्ट कराए तो क्योंकि एसिड एसिड था तो रिएक्ट किया नहीं, लेकिन इसको जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराए तो रिएक्शन हो गया। तो इससे हमें समझ में आया कि चूंकि एसिड 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 के साथ रिएक्ट करवाए तो नहीं किया, इसका मतलब दोनों का नेचर सेम होगा। यानी हमें पता चल गया कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है। और कंफर्म कब हुआ? जब इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाए तो देखिए कि रिएक्ट कर गया, इसका मतलब जरूर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर लिया हुआ है। तो इसलिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर लिया हुआ रहता है और जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर लिया हुआ रहता है। और इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे थे कि ये जो पूरा मेटेलिक ऑक्साइड है वो जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो किस तरह से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो मेटेलिक ऑक्साइड जो है बेस जैसा बिहेव कर रहा है क्योंकि ये एसिड है, और अगर ये भी एसिडिक होता, ठीक है, तो रिएक्शन ही नहीं होता, ये सब कुछ बनता ही नहीं। लेकिन चूंकि ये मेटेलिक ऑक्साइड है, सोडियम सोडियम और ये दोनों मेटल है। ठीक है, मेटल क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करता है, इसलिए इसको मेटल बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको नॉन मेटल बोलते हैं। ये भी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो ये मेटेलिक नेचर का है, यानी कि बेसिक नेचर का है, और बेसिक नेचर का है तो एसिड से रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना? हमें यही याद रखना कि साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये सब मिलेगा जब एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। नॉन मेटेलिक के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटेलिक जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अब है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन? कॉमन क्या है दोनों में? तो ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल, सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन सारे एसिड में कॉमन होता है, उसी तरह से OH जो है ना वो सारे बेस में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड, आयन, ये सब कुछ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हाँ यहाँ देखिए, जैसे एसिड है तो सारे एसिड में क्या कॉमन है भाई? जो हमने बात किया कि H+ आयन को कितना आसानी से छोड़ देता है, और बेस में क्या होता है कि OH आयन को कितना आसानी से छोड़ देता है। ठीक है, तो वो एसिड और बेस हो गया। हाइड्रोजन को कितना आसानी से छोड़ता है। और ये सब में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भाई की जो एसिड है उसको डाल दिया इसमें, तो एसिड तो क्या है? डाइल्यूटेड HCl सॉल्यूशन है, तो HCl क्या करेगा? H+ और Cl- में टूटेगा, और इसी में पूरा सर्किट वगैरह लगा देते हैं तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाता है। इसका मतलब कि करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है?
है, हमें आयन चाहिए होता है जो आयन फ्लो कर सके इधर से उधर तक। तो H प्लस आयन यहाँ पे मौजूद होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के वजह से, और दैट्स वाई जो है यहाँ पे करंट फ्लो करता है। और इसी चीज़ को हम लोग बैटरी बनाने में, जो लेड बैटरी होता है जिसमें पानी डाला जाता है, ठीक है, इसीलिए उसमें पानी चेंज किया जाता है कि उसका एसिड जो है वो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड रह सके। जब वो वीक हो जाता है, थोड़ा न्यूट्रल हो जाता है, तो पानी चेंज करते हैं, नया पानी डालते हैं, तो बैटरी जल्दी चार्ज होता है, और जल्दी चार्ज होता है तो ज़्यादा देर तक चलता है, ठीक है, ज़्यादा चार्ज हो जाता है। तो H प्लस आयन की वजह से चार्ज होता है और चार्ज मूव करता है। लेकिन इसी सॉल्यूशन में अगर कुछ ऐसा डाल दें जो कि जिसमें कि आयन ना मिल पाए, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगा? नहीं मूव करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मूव करता है, ठीक है। तो यही सारा चीज़ यहाँ पे समझाया गया कि ग्लोइंग द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग द केस ऑफ एसिड। क्यों? क्योंकि H प्लस निकल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो होने लगता है। What happened to an acid or a base in water solution? एसिड और बेस को जब वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वही एक तो डालने का प्रक्रिया जान गए कि किसको किस में डालना है। भाई एसिड और बेस को वाटर में डालना है, ना कि पानी को एसिड बेस में डालना, नहीं तो भयंकर आग लग सकता है, ठीक है। एक बात तो ये आयन सेपरेट होता है, HCl है मतलब एसिड है तो H प्लस निकलेगा, H2O है तो H2O से H प्लस भी निकल सकता है और OH माइनस भी निकल सकता है, ठीक है। NaOH है तो इससे OH आयन निकलेगा। NaOH तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। बेस जनरेट्स हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन इन वाटर, बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। तो अब ये पूछा है कि अल्कली का मतलब क्या होता है? अल्कली का मतलब होता है बेस, ठीक है, ऐसा बेस जो कि सॉल्युबल हो वाटर में। बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। सारे बेस को अल्कली नहीं बोलेंगे, जो पानी में घुल जाके उसको अल्कली बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो OH माइनस आयन देता है और ये भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में हेल्प करता है, ठीक है, तो इसलिए उसको अल्कली मेटल बोलते हैं, बेसिक मेटल बोलते हैं। लेकिन जो बेस वाटर में नहीं घुलेगा, सॉल्युबल नहीं होगा, तो वो अल्कली नहीं होगा, ठीक है। ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो ये देखिए पीरियोडिक टेबल में ये जो है ये पूरा अल्कली मेटल है, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, तो ये सब जो है अल्कली मेटल है, जिसमें ये क्या है कि प्योर अल्कली है और ये अल्कली अर्थ मेटल है। तो आप मोटा मोटी बस ये याद रखिए कि ये अल्कली मेटल है, ठीक है। और ये नॉन अल्कली है, क्यों? क्योंकि H प्लस आयन जो है वो एसिडिटी डिसाइड करता है, ठीक है। और वैसे भी मेटलॉइड में हमने देखा था कि मेजरली सब मेटल होता है, बीच में यहाँ पे थोड़ा मेटलॉइड आते हैं, ट्रांजिशन वाला जोन, और फिर इधर वाला सब नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो ये अल्कली मेटल है, इधर वाला सब अल्कली मेटल मतलब क्या? डिसॉल्व हो जाता है। और इसीलिए तो देखिए ना कि सोडियम का स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, मैग्नीशियम का स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, पोटेशियम का स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, ठीक है। KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, LiOH स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? क्योंकि मेटालिक है, आसानी से OH दान कर देता है, बोलता है ले जाओ, ठीक है, हम बाकी अपना देख लेंगे, संभाल लेंगे। Now as we have identified that all acids generate H plus ion and all bases generate OH ion, we can view the neutralization reaction as what? ठीक है, तो यही दोनों मिलके वाटर बना देता है। When water is mixed with an acid or a base, तो क्या होता है ये देखने को बोला गया है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन ए वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। बताया आपको कि भाई डिसॉल्व कीजिएगा, इतने दिनों की प्यास है, इतने दिनों की गर्मी है, जब वो प्यास बुझेगा तो आग निकलेगा। जैसे स्लेक्ड लाइम है तो लाइम भी प्यासा है, जैसे ही उसको पानी में हम डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? स्लेक्ड लाइम बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, ठीक है। प्यास बुझती है तो इसीलिए ये अपना गर्मी निकलता है और बॉयल करने लगता है, ठीक है, यहाँ से धुआं निकलता है, ठीक है। तो उसी तरह से एसिड बेस है भाई, तो गर्मी है तो वो शांत कैसे होगा? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि हीट बाहर निकलेगा, और उससे हमने चाय भी अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पी भी लिया होगा। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीरिंग, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, नहीं तो फिर वो आग वाग लगने का झंझट होगा। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। तो ये भी हमने पहले अभी बात कर लिया कि पोटेंज, P मतलब pH वाला, पोटेंज वाला, और देखा स्केल में कैसे कि जितना कम pH होगा यानी उतना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो हाइड्रोजन कम होता जाएगा और OH बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है और OH एकदम जीरो है। ये जो डार्क वाला है वो हाइड्रोजन आयन के लिए है, और ये जो लाइट वाला व्हाइट वाला है वो ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिड आयन के लिए, OH आयन के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे मैक्सिमम है यानी 100% है और OH जीरो है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हाइड्रोजन कम होता जा रहा है और उसका जगह OH लेता जा रहा है, हाइड्रोजन कम OH लेता जा रहा है, हाइड्रोजन कम OH लेता जा रहा है, हाइड्रोजन कम OH लेता जा रहा है,
ठीक है। और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पे जाके हाइड्रोजन नगण्य हो जाएगा और OH आयन ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि इधर साइड रहेंगे तो pH एकदम कम रहेगा, जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, उतना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा। इधर रहेंगे तो pH उतना ही ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन उतना ही कम होगा और हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन जो है उतना ही ज़्यादा होगा। बीच में न्यूट्रल फेज आएगा, ठीक है। और ये वो सवाल है जहां से बार बार सवाल पूछा जाता है, ये वो टेबल है, ठीक है। सलाइवा बिफोर मील, ठीक है। सलाइवा बिफोर मील जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, अल्कली नेचर का होता है। लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना पचाना जरूरी है, और हम जानते हैं कि पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। तो हमारा सलाइवा जो है, जो ग्लैंड से उससे एसिड सिक्रीट होता है, वो एसिडिक हो जाता है। और सलाइवा का आप देख लीजिए कि 7.5 से 6 के पास आ गया, यानी एसिडिक हो गया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। लेमन जूस बहुत एसिडिक होता है, सोडा वाटर एसिडिक होता है, कैरेट जूस एसिडिक होता है, कॉफ़ी एंड टी एसिडिक होता है, ठीक है। लेकिन कैरेट जूस कम एसिडिक होता है, तो ये हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है। बट बोलते हैं ना कि चाय कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, बहुत एसिडिक होता है, गैस बनाएगा, पेट खराब कर देगा, ठीक है। तो कॉफ़ी और टी एसिडिक होता है, ये खुद ही एसिडिक है। और इसको जब हम पेट में डालते हैं, अपने स्टमक में डालते हैं, तो स्टमक में क्या प्रोग्रामिंग है कि कोई भी चीज़ आए तो उसको पचाने के लिए एसिड सिक्रीट करता है। अब जो मटीरियल आया वो भी एसिडिक, और यहाँ पे भी HCl निकल रहा है, तो पेट में तो हो जाता है धुआं धुआं और पेट फूल जाता है, ठीक है। टोमेटो जूस, टैप वाटर, टोमेटो जूस के बारे में आप बताएंगे, इतना चीख चीख चिल्ला चिल्ला के बहुत सारा आपको बता दिया। टैप वाटर जो है वो एसिडिक बेसिक दोनों होगा, बताया आपको कि वाटर डिपेंड करता है कि क्या सोर्स है, कहाँ से आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो एसिडिक बेसिक दोनों होगा। प्योर वाटर जो है मान के चला जाता है कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये एक टेबल है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे वही चीज़ को बताया गया कि प्योर वाटर और ब्लड जो होता है वो देखिए, प्योर वाटर को यहाँ पे NCERT में स्लाइटली जो है बेसिक बताया गया कि 7.4 में है, ठीक है। तो अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग चीज़ है, बट सिंस NCERT में 7.4 दिया है तो हम 7.4 मार के चलेंगे, और प्योर वाटर को मानेंगे कि एसिडिक है, सॉरी बेसिक है। और ब्लड भी बेसिक होता है, लिटिल बिट बेसिक होता है, ठीक है। तो प्योर वाटर और ब्लड जो है थोड़ा बेसिक हो गया। मिल्क जो है थोड़ा एसिडिक होता है, मिल्क में एसिडिक नेचर होता है, ठीक है, थोड़ा एसिडिक होता है। और इसलिए दूध एकदम गरम गरम नहीं पीना चाहिए, थोड़ा ठंडा पीना चाहिए, तो उसका एसिड जो उसका सत्व है वो थोड़ा कम हो जाता है। गैस्ट्रिक जूस तो हमने देख ही लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो जो इनो, और इनो तो नहीं, लेकिन जो ये क्या उसको बोलते हैं यार, एंटा एसिड जो हम लोग पीते हैं, जेलोसिल, ठीक है। तो जेलोसिल जो है, जब हम लोग को पेट में जलन होने लगता है और पीते हैं, तो उसमें आप पलट के देखिएगा, उस पर लिखा रहेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बनता है। एंटा एसिड का काम करता है इसका मतलब, या उसका टैबलेट भी आता है, ठीक है, डाइजीन। तो ये सब एंटा एसिड होता है, एसिड को काटता है। तो एसिड को कैसे काटेगा, जब ये बेसिक होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये 10 के लेवल पे, मतलब ठीक ठाक बेसिक है, तो ठीक ठाक एसिडिटी को ये कंट्रोल कर पाता है। तो जब भी आपको एसिडिटी जैसा महसूस हो, तो ये नहीं कि जाके मौसमी का जूस पी ले, नहीं, मौसमी का जूस नहीं पीना है। कुछ बेसिक एलिमेंट पीजिए, कुछ ऐसा पीजिए जो उस एसिड को काट सके, ठीक है। एसिड दैट गिव्स राइज टू मोर H+ आयन एंड सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सब तो आप जानेंगे, अब तो बच्चों का खेल हो गया आपके लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ pH क्या है हमारे लाइफ में, ठीक है। हम जो इतना पढ़ते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं कि इसका एप्लीकेशन कर सके। हम तो यही आपको बार बार बोलते हैं कि जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा पीछे, उसका एप्लीकेशन करना, और वो एप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा अलग अलग हर एग्जाम में, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है ना कि जैसे एसिडिक रेन होता है, अब मान लीजिए कि हर जगह एसिड फैल जाएगा, मान लीजिए एटमॉस्फेयर में भी HCl है या HNO3 है, ठीक है, या एटमॉस्फेयर में H2SO4 किसी तरह से बना हुआ है, यानी कि एसिड है, ठीक है। तो जब वाटर इससे रिएक्ट करेगा ना, तो मान लीजिए कि बहुत ज्यादा H2SO4 एटमॉस्फेयर में अगर हो गया और वाटर आएगा तो क्या होगा, आग लग जाएगा, तो नहीं होना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर में H2SO4 नहीं होता, HCl नहीं होता, बहुत स्लाइट अमाउंट में होता है। बट होता क्या है ना कि जो नाइट्रोजन गैस हम लोग निकालते हैं ना, वो होता है एटमॉस्फेयर में, तो NOx, ठीक है। कोई भी चीज जलाया, वोल्केनो से भी निकलता है, इंडस्ट्री से भी निकलता है, ठीक है। अमोनिया निकलता है, जो लाइफ स्टॉक गाय वगैरह हम लोग पालते हैं तो उनके यूरिन वगैरह से भी सब निकलता है, तो एटमॉस्फेयर में होता है। अब होता क्या है कि जब बादल बरसे, कभी जो पानी बरसे, तो H2O आता है और NOx के साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है HNO3, है ना, नाइट्रिक एसिड। और ये नाइट्रिक एसिड क्या होता है, एसिड होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसलिए जहाँ पे ये अब बारिश के रूप में गिरेगा तो वहाँ पे ये जलन पैदा करेगा। अब ये पानी नहीं है, अब ये एसिड हो चुका है, ठीक है, HNO3 एक्वा रिजिया, इसमें अगर HCl मिला दें तो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये अगर मेटल पे जाएगा, मान लीजिए इंडस्ट्री पे बारिश हो गया, तो यहाँ ये सबको कोरोजन यहाँ पे ज़्यादा तेजी से होने लगेगा, ठीक है।
इसी तरह से अगर सल्फेट आयन किसी तरह से रहा एटमॉस्फेयर में तो वो रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन H2SO4 सल्फेट बना लेगा, ठीक है। तो NO3 का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और इसलिए ये जो बारिश होता है इसको बोलते हैं एसिड रेन, मतलब आसमान से एसिड बरस रहा है, ठीक है। ज़मीन को खराब करेगा, हमारे स्किन पर पड़ेगा तो स्किन पे जलन होगा, ठीक है। वाटर जो ये लीच करके अंदर जाएगा ग्राउंड में तो उसका भी एसिडिसिटी बढ़ा देगा, ठीक है। तो वो भी पीने वीने के लिए यूज़ नहीं हो पाएगा। इंडस्ट्री पे गिरा, लोहा पे गिरा तो उसका कोरोजन जो है वो तेज हो जाएगा। तो ये सब नुकसान है एसिड रेन से। और क्यों होता है? यही नॉक्स जो निकल रहा है, सॉक्स जो निकल रहा है, SO2 NOx, ये वाटर के साथ करता है रिएक्ट और बना देता है H2SO4 या बना देता है HNO3। अगर आप जाएंगे ताजमहल देखने के लिए तो गौर से नज़दीक से देखेंगे तो ताजमहल आपको थोड़ा पीला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ताजमहल वाला जो एरिया है उसके आसपास बहुत सारा इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है और छोटा छोटा MSME डेवलप्ड है। तो वहाँ से निकलता है पॉल्यूटेंट और उसके वजह से होता है वहाँ पे एसिड रेन, और उस एसिड रेन की वजह से संगमरमर जो हो रहा है पीला, ठीक है। यहाँ तक आप गए समझ। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एसिड रेन वाला, ठीक है। एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड ऑफ थिक व्हाइट एंड एलोइस क्लाउड कॉल्ड है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। वीनस में जो है पूरा सल्फ्यूरिक एसिड का एटमॉस्फेयर है, यानी वहाँ बारिश हुआ तो भाई साहब वहाँ एसिड का रेन नहीं होगा, एसिड का साइक्लोन आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये चीज़ है, ठीक है। व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड? अब देखिए सॉइल का पीएच के लिए भी बहुत चीज़ चलता है। अगर आप देखें तो नैनो यूरिया का बात होता है, नीम कोटेड यूरिया का बात होता है, पर क्रॉप मोर ड्रॉप, है ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का बात होता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आता है। ये सब क्यों आ रहा है? ये सब सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हो रहा है कि सॉइल का फर्टिलिटी, सॉइल का हेल्थ को मेंटेन किया जाए। तो पीएच उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर सॉइल में H+ आयन ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि सॉइल में एसिडिटी बढ़ जाएगा ज़्यादा, ठीक है। एसिडिटी बढ़ गया तो फिर फसल को नुकसान होगा। तो सॉइल का पीएच एक पर्टिकुलर ठीक ठाक रेंज में होना बहुत जरूरी है। तो प्लांट रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अलग अलग प्लांट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है और इसीलिए वो अलग अलग सीजन में ग्रो किए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग सीजन में सॉइल का नेचर भी थोड़ा सा स्लाइटली बारिश के वजह से, धूप के वजह से और मतलब इवेपोरेशन के वजह से चेंज होता रहता है, ठीक है। जब पानी ज़्यादा, मॉइस्चर ज़्यादा तो उस समय सॉइल का एसिडिटी अलग होगा और जब ड्राई सॉइल है तो एसिडिटी अलग होगा। तो इसीलिए अलग अलग सीजन में अलग अलग प्लांट उग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि जबरदस्ती जहाँ पे कि पानी बहुत ज़्यादा सॉइल में नहीं है, ठीक है, वहाँ जबरदस्ती धान का खेती कर रहे हैं। जैसे पंजाब में, पंजाब क्या है, 75 सेंटीमीटर से भी कम रेन होता है पंजाब में। अगर आप मैप को देखेंगे, इंडिया का मैप को देखें, बार बार मैप बनाने लगता है, छोड़िए। तो पंजाब जो है, पंजाब में ठीक है, तो ये एक मैप बनता है 75 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इधर बारिश कम होता है और इधर बारिश जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा वाला रीजन में बारिश होता है कम, पंजाब में होता है 75 के आसपास सेंटीमीटर के आसपास बारिश, जबकि चावल की खेती के लिए 110-120 सेंटीमीटर का बारिश चाहिए। तो ये जो कम पानी है तो कहाँ से पानी आएगा? तो इरीगेशन किया जाता है। इसलिए पंजाब में बहुत ज़्यादा इरीगेशन के लिए बहुत सुविधाएं डेवलप की गई हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से, और इसलिए वहाँ पर कनाल वाला सिस्टम बहुत डेवलप्ड है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इससे पानी से हम इरीगेट तो कर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ का सॉइल इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सॉइल का फर्टिलिटी होते जा रहा है कम, सॉइल होते जा रहा है खराब, और पंजाब में किसान जो है बहुत दुखी, ठीक है। तो फार्मर सुसाइड भी इससे बढ़ रहा है, ठीक बात है। तो सॉइल का पीएच भी बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए सॉइल का फर्टिलिटी हमें देखना बहुत जरूरी है। तो चेक करना पीएच को, तो पीएच को कैसे सॉइल चेक करेंगे? तो जो एसिडिक सॉइल होगा ना, उसका पीएच लेवल 5-5.5 से कम रहेगा। जो बेसिक रहेगा उसका 7 या 7 से ज़्यादा रहेगा। एसिडिक रहेगा तो उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये कम अवेलेबल रहेगा, ठीक है, कम अवेलेबल रहेगा। और एल्यूमिनियम और मैंगनीज जो है वो इतना ज़्यादा रहेगा कि टॉक्सिक कर देगा सॉइल को प्लांट के लिए, ठीक है। तो अगर आप घर में गमला लगाए हुए हैं और उसमें एल्यूमिनियम और मैंगनीज डालिएगा तो वो इतना खराब हो जाएगा कि टॉक्सिक हो जाएगा और प्लांट मर जाएगा। उसके अलावा ये भी हमको चाहिए, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये चाहिए सॉइल में, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए, प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए ये सब न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तभी तो हम यूरिया का यूज़ करते हैं जिसमें नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है और पोटेशियम भी होता है, NPK,
ठीक है। तो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि सॉइल में इस चीज़ का कमी है, ठीक है। तो जो एसिडिक सॉइल होगा उसमें इस चीज़ का कमी हो जाएगा। पंजाब का सॉइल अगर एसिडिक हो रहा है, अल्कलाइन हो रहा है, वहाँ पे सॉल्टी पैन डेवलप हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे कम रहेंगी, फर्टिलिटी वहाँ पे कम रहेगा, ठीक है। वहीं अगर बेसिक हो गया ज़्यादा सॉइल तो वहाँ पे आयरन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, फॉस्फोरस एंड मैग्नीज लेस अवेलेबल रहेगा, और ये भी प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी ना जब हम लोग खाना खाते हैं तो कोई प्लांट है बोलता है कि बहुत आयरन रिच है, ठीक है, इसको खाने से आयरन का कमी दूर हो जाएगा। तो वो आयरन आएगा कहाँ से? प्लांट जमीन से तो ही लेता है ना। वो बोरॉन, वो कॉपर, वो फास्फोरस कहाँ से आएगा? वो जमीन से ही आता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे कम मिलता है अल्कलाइन सॉइल में। जो स्लाइटली एसिडिक और न्यूट्रल रहता है वो आइडियल सॉइल है। स्लाइटली एसिडिक या न्यूट्रल होना चाहिए। स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल सॉइल हमारे लिए अच्छा होता है। न्यूट्रल के बाद उधर बेसिक की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, बेसिक रहेगा तो ये सब चीज़ें कम होंगी। एसिडिसिटी ऑफ सॉइल इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए एसिड सॉइल्स ऑफ इंडिया, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंडिंग यूज एक पूरा रिपोर्ट लेके आती है। तो एसिडिटी को इतना हल्के में नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉइल को लेके, ठीक है। एसिडिक रहेगा तो मैग्नीज और एल्यूमिनियम बढ़ जाएगा टॉक्सिक लेवल तक, और ये नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सब कम हो जाएगा, ठीक है। एनपीके याद रहेगा, कम से कम इतना तो याद रहेगा ना कि एनपीके होता है यूरिया में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो ये कम हो जाएगा। बेसिक है तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अभी जाना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl सिक्रीट होता है और वही डाइजेशन कराता है, ठीक है। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, मतलब वो जो एसिडिटी हो गया तो एंटासिड खाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देता है। दांत जो लोगों का सड़ता है, खराब होता है, हम जानते हैं कि हमारे दांत पे जो लेयर है उसको बोलते हैं इनेमल, और इनेमल दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग परत बोला जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग है हमारे बॉडी का, तो है ही है। तो ये इनेमल देख लेते हैं कि किस चीज़ से बना होता है। 95% जो है ना वो मिनरल से बना है, और कौन से मिनरल से बना है? तो फॉस्फोरस से बना है और कैल्शियम से बना है। तो ये जो ऊपर वाला जो व्हाइट लेयर आपको दिख रहा है ना, जो चमकता हुआ, ये फॉस्फोरस से और कैल्शियम से बना होता है। तो कभी सवाल पूछा जाए तो सिर्फ कैल्शियम नहीं, फॉस्फोरस भी होता है, और ये दोनों रिएक्ट करके, और थोड़ा पानी होता है और थोड़ा प्रोटीन होता है, और इतना स्ट्रॉन्ग लेयर बनाता है कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। बट हम लोग क्या करते हैं कि उल जुलूल चीज़, उल्टा पुल्टा चीज़ ब्रश से रगड़ रगड़ के, खुरच खुरच के सोचते हैं कि नहीं इसको हटा ही देंगे एकदम, और दांत को सफ़ेद कर देंगे। और ये जब खुरच जाता है तो इसके नीचे का एरिया एक्सपोज हो जाता है, और उसका धीरे धीरे दांत खराब होता है। फिर आपको कैप लगाना पड़ता है। दांत में देखिए नर्व्स, ब्लड्स वगैरह भी होता है, जिस वजह से हम लोगों को दांत में दर्द वगैरह महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे नर्वस सिस्टम है और ये हमारे ब्रेन को जाके इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये इनेमल खराब होने का एक और चीज़ क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एसिडिक खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिएंगे, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे, तो चूंकि वो एसिडिक होता है तो एसिडिक होने के कारण इस इनेमल को खराब कर देगा, इस इनेमल को तोड़ता जाएगा और फाइनली टूट के खत्म हो जाएगा। तो जो लोग तंबाकू का बहुत यूज़ करते हैं तो उनके दांत को अगर आप करीब से गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उनका इनेमल खत्म है और अंदर का पार्ट एक्सपोज्ड होता है, ठीक है। तो इनेमल को कौन करता है? जो हम 5.5 से कम पीएच का अगर कोई खाना कंज्यूम करते हैं तो इनेमल को खराब करता है। इसलिए बोला जाता है कि खाना खा के तुरंत कुल्ली करना चाहिए ताकि मुंह का बेसिसिटी बना रहे। मुंह का, सलाइवा का क्या होता है? पीएच स्लाइटली बेसिक होता है, खाने के पहले खाते ही एसिडिक हो जाता है। और आपने अगर एसिडिक खाना बहुत ज़्यादा खाया है, कोल्ड ड्रिंक पिया है, तो और ज़्यादा एसिडिक रहेगा। तो तुरंत इसको बेसिक कीजिए, नहीं तो हमारा इनेमल जो है खराब हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया भी क्या करता है? प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल। तो इसीलिए रात में ब्रश करके सोया जाता है ताकि मुंह में बैक्टीरिया, वायरस ना रहे और शुगर का डिग्रेडेशन ना हो, और उससे फिर एसिड प्रोड्यूस ना हो। अगर एसिड प्रोड्यूस होगा तो दिक्कत होगा। और यहाँ से एक सवाल बनता है कि हमारा टूथपेस्ट जो होता है वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? तो जनरली हमारा टूथपेस्ट बेसिक होगा। क्यों बेसिक होगा? क्योंकि हम इनेमल को ही तो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, और इनेमल को एसिडिटी से प्रोटेक्ट करना है, एसिड से प्रोटेक्ट करना है, और इसलिए टूथपेस्ट जो है वो बेसिक होता है और इसलिए उससे झाग निकलता है, ठीक है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि भाई हमारे पास तो हाथ पैर, हम लोग हाथ पैर चला के मार पीट लेते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे जानवर हैं, जो बेचारे हनी भी हैं और भी छोटा मोटा प्लांट है, वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा? तो वो प्रोटेक्ट करता है। नेचर ने उसको भी शक्ति दी है, उसको बोलता है कि तुम डंक मार दो, और डंक मार के शरीर में जो है ना एसिड घुसा दो, और वो एसिड जो है उसको जलन देगा और उसको पेन देगा। तो वो जो एसिड होता है वो होता है मिथेनोइक एसिड। आपका काम है कमेंट सेक्शन में बताना कि मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है। बताएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बताएंगे तो बार बार सिर्फ बोलेंगे कि साइंस का वीडियो नहीं आ रहा है, साइंस का वीडियो नहीं आ रहा है, और साइंस के वीडियो में जो सवाल पूछा जा रहा है उसका एक भी जवाब कोई नहीं देते हैं। बहुत इक्के दुक्के आदमी लोग जो हैं वो दे रहे हैं, बाकी लोग जवाब नहीं देते हैं।
तो अगर मेरे तरफ से सीरियसनेस है तो आपके तरफ से भी सीरियसनेस होना चाहिए। तो आप बताएंगे कि मिथेनोइक एसिड जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। सन स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स, नेटल लीव्स भी ये यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, बीपीएससी में भी आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों आना ही है। नेटल लीव क्या होता है भाई? ये पत्ता होता है, इसको आप छुएंगे तो हाथ में जलन महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? क्योंकि ये भी इसके ऊपर ना छोटा छोटा पतला पतला रेसा रोआ टाइप का होता है, वो रोआ हमारे उंगली में चुभ जाता है, स्किन के अंदर चला जाता है, और वो भी मिथेनोइक एसिड ही सिक्रीट करता है, जो हनी भी सिक्रीट कर रहा था, और इसलिए जलन महसूस होता है। तो ये होता है नेटल लीव। और नेटल लीव की जब बात कर रहे हैं तो नेटल लीव का हम और भी बाकी विशेषता देख लेते हैं कि भाई स्ट्रेस टेंशन के लिए दवाई वगैरह यूज कर, मतलब मेडिकल बहुत सारा इसका यूज है, ठीक है। डेंटल सर्जरी में यूज है, स्ट्रेस टेंशन को खत्म करने के लिए यूज है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ठीक है। प्रोस्टेट हेल्थ के लिए इसका यूज, हेल्थ में तो पूरा यूज है उसका, ठीक है। और इसका चाय भी बना के पिया जाता है, ग्रीन टी बना के पी लीजिए भाई, ताकि तबीयत वगैरह ठीक रहे, ठीक है। ये चीज़ है। तो नेटल लीफ का बहुत मतलब कि मेडिकल पर्पज से बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। अब बात ये है कि आपने गलती से इसको छू दिया, तो नेचर क्या है ना, अगर नेटल लीफ को ताकत दी है तो आपको भी ताकत दी है कि नेटल लीफ ने अगर आपको मिथेनोइक एसिड का स्वाद चखा दिया तो भाई उसका काट भी उसी के आसपास बगल में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आस ही पास में रहते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है तो इलेक्ट्रॉन उसके आसपास मंडराता रहता है। तो नेटल लीफ के आसपास मंडराता है कौन? इसके आसपास मंडराता है डॉग प्लांट। डॉग प्लांट क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। तो नेटल लीफ ने आपको एसिडिक स्टिंग दे दिया, मतलब मिथेनोइक एसिड दे दिया, तो डॉग प्लांट जो है उस एसिड को कंट्रोल करेगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा अपने बेस से। तो इसलिए ये बच्चा जो है अपने पैर पे डॉग प्लांट को रगड़ रहा है, क्योंकि नेटल लीफ के संपर्क में ये आ चुका है। नेटल लीफ जो इसको मिथेनोइक एसिड दे दिया था, तो ये डॉग प्लांट को यूज करके उसको कम करने का, अपने पेन को कम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो मिथेनोइक एसिड को कम कर देता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डॉग प्लांट में कौन सा केमिकल होता है जो मिथेनोइक एसिड को बैलेंस करता है। ये भी देखते हैं कि कितने लोग बताते हैं, ठीक है। अगेन टेबल आ गया, इससे सवाल आना ही आना है। विनेगर एसिटिक एसिड होता है, सवाल आता है एकदम, बिल्कुल आता है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। आप पलट के देख लीजिए बीपीएससी का पीवाईक्यू साइंस का, कितनी बार भर भर के इससे सवाल आया है। और अभी ट्री का जो रिसेंटली 1 महीने पहले पेपर हुआ उसमें भी सवाल आया है। सोर मिल्क में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, ये तो कोई नहीं भूलेगा। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, ये भी कोई नहीं भूलेगा। एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है। और मिथेनोइक एसिड का जो मैंने आपसे फॉर्मूला पूछा, उसका फॉर्मूला है ये CH2O2, और इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपने बिना इसको देखे पीछे से ही जवाब दिया होगा, जहां पे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2O2, और मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब जब यहाँ पे 3 एसिड देख लिया तो हम देख लेते हैं कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, COOH, ठीक है। तो वो जो हम बोल रहे थे ना कि COOH CH3, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं देखना है कि OH आयन रिलीज होता है, ठीक है। इसका जब ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो COO, यहाँ OH, यहाँ H, तो ये OH को रिलीज करना इसके लिए, कार्बन के लिए मुश्किल होता है, H को आसानी से रिलीज कर पाता है, तो इसलिए ये एसिडिक होता है। तो जहाँ कहीं भी आपको COOH दिखे तो आप समझिएगा कि वो एसिडिक है, क्योंकि वो H+ आयन को रिलीज करता है, OH को या O को नहीं रिलीज करता है, ठीक है। क्योंकि H जो है वो दानी है भैया, अपना इलेक्ट्रॉन दान करके निकल लेता है, बोलता है तुम लोग के साथ, तुम लोग के संगति में हमें नहीं रहना है। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला C6H8O7 होता है। एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, देखिए COOH आ गया, इसको विनेगर भी बोलते हैं, ठीक है। विनेगर का क्या है भाई? तो ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड, इथाइलिक एसिड, विनेगर एसिड, मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लेशियल एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। ग्लेशियल एसिडिक एसिड इज हाईली कोरोजिव टू मेटल्स, तो भाई एसिड है तो कोरोजिव तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये एसिटिक एसिड के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था। हमने इसका फॉर्मिक एसिड भी देख लिया, फॉर्मिक एसिड माने कि मेथेनोइक एसिड, ठीक है। तो COOH2 यानी कि CO2H2, ठीक है, CH2O2, ये हो गया मिथेनोइक एसिड। इसके बाद आ जाते हैं हम पीएच ऑफ सॉल्ट पे, ठीक है। तो सॉल्ट कैसे बना था? सॉल्ट हमारा बना था, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो सॉल्ट बना, बेस को भी मेटल के साथ रिएक्ट कराया था तो सॉल्ट बन रहा था, एसिड और बेस को भी रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा, ठीक है। जैसे NaOH बेस है, अब तक तो समझ गए कि OH है इसमें, प्लस HCl, इसमें H है तो एसिड हो गया, दोनों मिलकर क्या बनाता है, NaCl प्लस वाटर,
ठीक है। तो NaCl सॉल्ट है जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये जो सॉल्ट बना है NaCl, इसका pH क्या होगा। तो अब ये डिपेंड करता है ना भाई। अब मान लीजिए कि एक लंबा व्यक्ति है और लंबी औरत है, दोनों शादी करता है, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों लंबे लंबे, तो बच्चा का लंबा होने का चांस क्या रहेगा, वेरी हाई रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों कम हाइट के हैं, तो दोनों कम हाइट के हैं तो बच्चे का लंबा होने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि लंबाई वगैरह क्या है, हमने डीएनए क्रोमोजोम में सब पढ़ा था बायोलॉजी में कि भाई ये जीन ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो वो उसका हाइट कम होगा। लेकिन अगर एक लंबा है और एक कम है, तब क्या चांस है, तब चांस बीच बीच में हो जाएगा कि हो सकता है कि लंबा हो सकता है कि नाटा हो, और जनरली जो है वो लंबे पे जाता है, ठीक है। तो pH ऑफ साल्ट का भी हिसाब किताब कुछ इसी तरह से है, ठीक है। pH ऑफ साल्ट का हिसाब किताब क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला तो भाई दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों एक दूसरे को बहुत तरीके से न्यूट्रलाइज करेगा, तो न्यूट्रल साल्ट मिलेगा NaCl और वाटर। लेकिन एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो वीक बेस जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पूरा प्यास तो बुझा नहीं पाएगा, तो कुछ बुझाएगा और कुछ बाकी रह जाएगा। तो जो बाकी रह गया उसका नेचर रिफ्लेक्ट होगा सॉल्ट पे, तो सॉल्ट थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एसिड पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया है। उसी तरह से अगर एसिड वीक रहा और बेस स्ट्रॉन्ग रहा, तो वीक एसिड पूरा बेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा बहुत बेसिक नेचर इसका बचा रहेगा और वो चीज़ दिखेगा आपको सॉल्ट में, तो सॉल्ट हो जाएगा बेसिक, ठीक है। और वीक एसिड वीक बेस रहेगा, तो दोनों वीक वीक है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये एसिड बेस और न्यूट्रल सॉल्ट के क्या सॉल्ट का pH होता है उस चीज के बारे में, ठीक है। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट जो है ना, सॉलिड सॉल्ट, ब्राउन सॉल्ट, उसी को रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ब्राउन ड्यू टू इम्प्यूरिटीज की वजह से वो ब्राउन होता है, ठीक है। और ये रॉक सॉल्ट कैसे बनता है, तो रॉक सॉल्ट बनता है कि बन जाता है समंदर के पानी से सॉल्ट बनता है इस जमीन पे, ठीक है। अब मान लीजिए किसी वजह से समंदर पीछे चला गया, तो अब क्या होगा, समंदर यहाँ तक है और यहाँ पूरा ये रॉक एक्सपोज्ड है, तो ये जो रॉक है ना, ये सॉल्टी रॉक होता है, इसलिए इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। और इसका जो ब्राउन कलर होता है वो इम्प्यूरिटीज की वजह से होता है, ड्यू टू इम्प्यूरिटीज दे सीम्स ब्राउन, ठीक है। और इसका माइनिंग किया जाता है कोयले की तरह, और हम लोग जानते हैं कि सेंधा नमक वगैरह हम लोग बोलते हैं इसको, है ना, तो वो यूज़ होता है। और चूंकि सॉल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा गांधी जी के बारे में बात करना तो बनता है कि पिंच ऑफ सॉल्ट रॉक्स एन एम्पायर, ठीक है। ये गांधी जी है, इनके अनुयायी हैं सब, ठीक है। क्या किए थे, साबरमती से निकले दांडी मार्च पे, दांडी के लिए, ठीक है। और पूरा लंबा 230-240 माइल लंबा जो इनका पूरा मार्च था, ठीक है, दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च, इसको दांडी सत्याग्रह भी बोलते हैं। क्या था उस समय, साइमन कमीशन आ चुका था, गांधी जी ने बहुत सारा डिमांड रखा था, इरविन नहीं मान रहे थे, तो गांधी फाइनली बोलते हैं कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च करेंगे। कब से लॉन्च करेंगे, जब ये सॉल्ट जो है, ये सॉल्ट एक मुट्ठी उठा लेंगे, और तब ये मतलब हो गया कि भाई हमने लॉ को ब्रेक कर दिया, ठीक है। सॉल्ट खुद से बनाया, यानी कि लॉ को ब्रेक किया। तो दांडी मार्च पे निकले। मार्च क्यों किया इन्होंने, मार्च इसलिए किया कि लोग को इलेक्ट्रीफाई किया जा सके, यहाँ से यहाँ निकल के काफ़ी मतलब कि लगभग 1 महीने में यहाँ पहुंचे, तो 1 महीने में डेली अखबार में छप रहा है, डेली जर्नल्स में छप रहा है, डेली जो है रेडियो पे आ रहा है, तो लोग में मोटिवेशन आ गया। अगर एक ही दिन में करते तो लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता, लेकिन काफ़ी दिनों तक इन्होंने इसको किया ताकि एक टेम्पो बन सके, एक माहौल बन सके। और जब माहौल बन गया तो दांडी में जाके इन्होंने वो अपना सॉल्ट लॉ को तोड़ा, उसका दिन को गिरफ्तार किया जाता है। और उसके आगे का हम लोग पढ़ते हैं कि धरसाना सॉल्ट वर्क जो है, वहां तक गांधी जी को जाना था, लेकिन चूंकि अरेस्ट हो गए और गांधी जी को पता था कि अरेस्ट होंगे, तो उन्होंने पहले से सरोजनी नायडू को तैयार करके रखा था। और सरोजनी नायडू और गांधी जी के असिस्टेंट मनीलाल, ये दोनों मिलकर धरसाना फैक्ट्री में जाते हैं और वहां पे रेड करते हैं, ठीक है। जिसकी की तस्वीर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सरोजनी नायडू आगे आगे चल रही है, ठीक है। तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल तक चला था, तो लगभग 1 महीने चला, ठीक है। 12 मार्च को गांधी जी साबरमती से 78 लोगों को लेकर 241 माइल के मार्च पे निकलते हैं, दांडी पहुंचते हैं और वहां पे जाके नमक कानून को तोड़ते हैं और सिविल डिसोबीडिएंट ब्रोक आउट ऑल अक्रॉस द इंडिया इसके बाद, ठीक है। तो जो जहां पे जैसे चौकीदारी टैक्स, फॉरेस्ट टैक्स, चौकीदारी टैक्स बिहार में मना कर देता है, फॉरेस्ट टैक्स जो है वो बाकी साउथ इंडिया में जाइएगा तो फॉरेस्ट टैक्स देना बंद कर देता है, ठीक है। और या जो भी फॉरेस्टेड एरिया था, ठीक है। 5 मई को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उसके बाद लेकिन फिर भी सत्याग्रह कंटिन्यू रहता है। सरोजनी नायडू धरसाना साल्ट वर्क करती हैं, ठीक है, जिसमें बहुत लोगों का सर फूटता है, ठीक। 60,000 लगभग लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और
जब वायसराय को लगता है कि भाई बिना कांग्रेस के और बिना गांधी के संभव नहीं हो पाएगा, तो राउंड टेबल 1 कॉन्फ्रेंस जो है वो खराब हो चुका है, वो बर्बाद हो चुका है, तब गांधी से बात की जाती है और गांधी इरविन पैक्ट होता है, ठीक है। लॉर्ड इरविन से मिलते हैं और वहाँ पे दोनों के बीच में पैक्ट होता है और उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 में गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी बात नहीं बनती है, लौट के वापस आते हैं और उसके बाद जो है कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बजाइए ताली। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, ठीक है। कॉमन सॉल्ट इज अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, ठीक है। बेकिंग सोडा बनाना है, बेकिंग सोडा बनाना है, ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएगा। सोडियम क्लोराइड को, जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, अगर पानी में डूबा हुआ है तो इसको बोलते हैं ब्राइन, यानी नमक पानी जो हम लोग मिलाते हैं वो है ब्राइन, ठीक है। तो होता क्या है कि NaCl को जब हम पानी में डाल रहे हैं ना, तो हमको NaOH मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा और H2 मिलेगा, ठीक है। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। कैसे होता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन बना लिया और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं ना, तो ये NaOH बन जाता है और Cl2H2 बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं मतलब बाहर से एनर्जी दे रहे हैं। अब देखिए ना, NaOH प्लस HCl दोनों मिलके बनाया था क्या? NaCl, ये जो ऊपर में यहाँ पे है, ठीक है। ये दोनों मिलके बनाया था और काफी एनर्जी रिलीज किया था। लेकिन अगर इसको वापस से हमको NaOH की तरफ जाना है लेके, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके फिर वापस से NaOH होगा, ठीक है। क्योंकि NaCl बन के तो ये स्टेबल हुआ था, अब हम इसको वापस से डीस्टेबल कर रहे हैं, तो एनर्जी देना पड़ेगा। तो वही एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है। वही एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे रहे हैं। तो खैर, तो NaCl से हम NaOH बनाते हैं, क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकल जाता है। अब ये इस प्रोसेस में क्या है, जो तीनों मिला है, तीनों का यूज होता है। हाइड्रोजन गैस का यूज होता है फर्टिलाइजर, फ्यूल और बाकी सब चीज बनाने में। क्लोरीन का क्या होगा? तो वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन का यूज करते ही हैं। स्विमिंग पूल का पानी को साफ करने के लिए यूज करते हैं। PVC पाइप, पॉलीमर पाइप बनाना, उसमें यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट जो भी आपके घर में, हार्पिक से लेके जो भी चीज आप यूज करते हैं, देखिए उस पर क्लोरीन रहेगा। और क्लोरोफ्लोरो कार्बन बनाने में इसका यूज किया जाता है, जो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है और काफी नुकसानदायक होता है, ओजोन होल में छेद कर रहा है। और ये भी सवाल मैंने पूछा था, किसी ने जवाब नहीं दिया था। पेस्टिसाइड्स बनाने में इसका यूज होता है और सिर्फ बोलते हैं कि साइंस का लेक्चर नहीं आ रहा है, साइंस का लेक्चर नहीं आ रहा है। NaOH, डीग्रीजिंग मेटल्स, मेटल को डीग्रीज करने के लिए NaOH का यूज किया जाता है। साबुन बनाने में तो ऑब्वियस सा बात है, डिटर्जेंट बनाने में भी यूज होता है, पेपर बनाने में यूज होता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में यूज होता है। तो बहुत ज्यादा मल्टीपर्पज यूजेस है ये तीनों प्रोडक्ट का, ठीक है। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो स्लेक्ड लाइम है, स्लेक्ड लाइम के बारे में पीछे बता चुका है तो यहाँ पे नहीं बताएंगे। स्लेक्ड लाइम जो है उसको जब क्लोरीन से, ये जो क्लोरीन निकला था इस रिएक्शन से, ये जो क्लोरीन निकला, इसको हम स्लेक्ड लाइम के साथ मिलाते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम OCl2। इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसका कि अलग अलग यूजेज है। CaOCl2, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होता है, ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर है CaOL2। क्या यूज है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज है, पेपर फैक्ट्री में यूज है। कपड़ा तो साफ करने में जानते हैं कि बहुत गहरा दाग होता है तो उसके लिए यूज किया जाता है, और वुड पल्प में यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को, मतलब वाटर को साफ करने के लिए भी, क्योंकि इसमें क्लोरीन है तो ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। जो सप्लाई वाटर पीते हैं उनको पता होगा कि ब्लीचिंग पाउडर जब मिलता है जिस दिन, तो वो बड़ा मतलब पंजेंट सा उसका स्मेल आता है, ठीक है। इसके बाद आता है बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? तो वो जो NaCl हमें मिला था, उसको जब पानी और CO2 और NH3 के साथ मिलाते हैं तो ये बन जाता है NH4Cl और NaHCO3। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको खाली इतना जानना है कि NaHCO3 जो है वो है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसका काम क्या होता है कि इसको जब गर्म करते हैं ना, तो इससे अगेन जो है ये टूटता है और ये CO2, NaCl, H2O वगैरह बनाता है। तो यूज कैसे होता है इसका यूज होता है खाना बनाने में, कि भैया आप जो भी केक वगैरह बनाते हैं तो उसमें इसको यूज करेंगे, तो जो CO2 निकलता है ना, तो ब्रेड बनाना आपको, तो ब्रेड जो फ्लफी सा दिखता है, तो जो हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में, जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा और हम आपको बोलेंगे भी नहीं जाके देखने के लिए, जिसमें कि ईस्ट जो है वो क्या करता है, CO2 छोड़ता है शुगर डिकम्पोज करने के बाद, और उस CO2 के वजह से चीजें जो है वो फूल जाती हैं, फ्लफी होती हैं। लेकिन चूंकि इसमें 1 दिन 2 दिन का समय लगता है और
और अगर आपको तुरंत चाहिए, केक बनाना है, सुबह में ऑर्डर आया दोपहर में देना है, शाम में ऑर्डर आया और शाम में ही फ्रेश ताज़ा केक बना के देना है, तो इसलिए बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। क्यों? NaHCO3 होता है, और जब ये गर्म होता है तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड का बबल बनता है, और ये बबल फूलता जाता है। इसीलिए जब ब्रेड आप खाते हैं तो उसमें आपको बीच बीच में खाली खाली गैप मिलता है, फ्लफीनेस मिलता है, मुलायम मिलता है। ठीक है, तो ये है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा ये है, तो बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में कुछ खास अंतर नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट में जब थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं तो वो हो जाता है बेकिंग पाउडर, ताकि इसके प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा इन्हांस किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस क्रीम ऑफ टर्टर एंड अ ड्राइंग एजेंट। ठीक है, क्रीम ऑफ टर्टर, तो टार्टरिक एसिड किस में होता है मालूम ही होगा आपको, और कमेंट में तो लिखने हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे आपको। ठीक है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हो गया हमारा। ठीक है, बेकिंग सोडा NaCO3। ठीक है, बेकिंग पाउडर मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड इसमें मिलाया जाता है, तो उसको मिलाने से क्या हो जाता है, ये देखिए ये सारा प्रोडक्ट तैयार होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, सॉफ्ट कर देगा, स्पॉन्जी कर देगा, और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो इसलिए ज़्यादा हो जाता है। ये ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटा एसिड है। ठीक है, तो एंटा एसिड का काम करता है, अल्कलाइन होता है। ठीक है, इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड। ठीक है, अल्कलाइन का मतलब क्या? वैसा बेस जो पानी में घुल जाए उसको अल्कलाइन बोलता है, अभी पीछे हमने देखा था। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर इसमें यूज होता है, और ये भी हमने पीछे देखा है कि फायर एक्सटिंग्यूशर ऐसा नहीं कि आग लगा तो हर जगह पानी ही मारना है। नेचर ऑफ फायर पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा आग बुझाने वाला केमिकल यूज करेंगे। CO2 वाला यूज करेंगे, एसिड वाला यूज करेंगे, O2 वाला यूज करेंगे, बालू रेत फेंकेंगे या पानी फेंकेंगे। नहीं देखा है तो मत देखिए। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसमें 10H2O मिल जाता है, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को जब पानी 10 मिल जाता है तो इसको बोलते हैं सोडियम, ये कितना हो गया, 10H2O हो गया। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, तो ये हो गया वॉशिंग सोडा। ये क्या करता है, इसको जब पानी में घोल देते हैं तो ये कुछ ऐसा बना देता है, स्पर्म टाइप का शेप बनता है, इसका पूंछ बनाता है, और ये हमारे कपड़े में जो डस्ट लगा होता है ना उसके साथ चिपकता है और डस्ट को निकाल लेता है। पोलैरिटी के वजह से ऐसा होता है, थोड़ा सा चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने के वजह से कपड़ों से धूल कण को जो है ना अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और लेके पानी में निकल जाता है। और इसलिए जब आधे घंटे के बाद हम अपना कपड़ा निकालते हैं तो पानी हमें काला काला थोड़ा गंदा दिखता है। क्यों? क्योंकि सारा गंदगी को ये इसी तरह से अब्जॉर्ब करके निकाल लेता है, और फिर हम अपने कपड़े को धुलते हैं और 2-3 बार धुलने के बाद फिर कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। ठीक है, व्हाट डज 10H2O सिग्निफाइज? 10H2O का मतलब वही कि पानी है, उसमें हाइड्रोजनेटेड हो गया। ठीक है, उसमें मतलब कि वाटर चला गया, हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर लविंग है, जैसे हमने H2SO4 के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है? तो वॉशिंग सोडा का यूज ग्लास बनाने में, सॉप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में देख रहे हैं। एसिड और बेस का हर जगह पेपर इंडस्ट्री में यूज है, और ये इंडस्ट्री में इस तरह से ग्लास बनाने में, PVC पाइप बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, बोरैक्स बनाने में यूज होता है, और वाटर का परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने के लिए यूज होता है। तो आप बोलेंगे कि वाटर का हार्डनेस तो सुना था, परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है? तो देख लेते हैं कि परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, उसके बाद हम लोग बोरैक्स भी देखेंगे। टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब ही हुआ कि टेम्परेरी है, निकल जाएगा। परमानेंट का मतलब भैया निकलेगा नहीं, आसानी से जाएगा नहीं। तो टेम्पररी का मतलब हुआ क्या? कोई भी बाइकार्बोनेट्स पानी में होता है ना, तो वो टेम्पररी हार्डनेस है। क्यों? क्योंकि जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो ये सब हार्डनेस जो है वो तलछटी में जम जाता है, बैठ जाता है, और पानी ऊपर साफ मिल जाता है, इसको हम पी सकते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और पोटेशियम कार्बोनेट, इस तरह का कोई कार्बोनेट है तो उसको गर्म करने से काम चल जाता है, और इसलिए बोला जाता है कि पानी बॉईल करके पीना है। लेकिन तब क्या करेंगे जब क्लोराइड होगा, कितना भी गर्म कर लीजिए ये छोड़ के जाएगा नहीं, कस के पकड़ा हुआ है पानी के मॉलिक्यूल को। ठीक है, एकदम मतलब इस तरह से पकड़ा हुआ है कि छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो जब छोड़ने को तैयार नहीं है तो इसमें और एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ तो बॉईल करके एनर्जी दिया था तो कार्बोनेट भागा, अब यहाँ बॉईल करने से नहीं काम चल रहा है, तो इसको और देंगे हम केमिकल एनर्जी, और वही केमिकल एनर्जी मतलब कि हम यूज करेंगे वॉशिंग सोडा को। सोडा जब इसमें डालते हैं तो ये क्लोराइड्स को लेके बैठ जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि पूंछ वगैरह जो है वो इस तरह से पूंछ बनाता है और चिपक जाता है, और चिपक के निकाल लेता है, चिपक के निकाल लेता है और हटा देता है। लेकिन बॉइलिंग करने से ये चीज़ नहीं होता है। तो ये परमानेंट हार्डनेस हुआ क्लोराइड की वजह से, टेम्पररी हार्डनेस होता है
कार्बोनेट की वजह से। टेम्पररी हार्डनेस को बॉईल करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। अब आते हैं बोरैक्स पे कि बोरैक्स क्या होता है। तो टीथ ब्लीचिंग करने के लिए बोरैक्स का यूज होता है, फ्लेम रिटार्डेंट में यूज होता है, हाउस क्लीनर में यूज होता है, होम इंसुलेशन में यूज होता है, लाउंड्री बूस्टर में यूज होता है, पेस्टिसाइड में यूज होता है। अब कैसे याद रखेंगे भैया? याद क्या रखना है, इस तरह का जो भी एलिमेंट जब आपने इतना पढ़ा ना, इतना एप्लीकेशन देखा, कुछ तो आपको 2-3 बार रिवाइज करने पे याद हो जाएगा, और कुछ चीज़ जो है आप समझिए कि इतना मल्टीपल यूज है कि चीज़ें आए तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। आप जानते हैं कि मल्टीपर्पज यूज होता है और नहीं आपको याद है तो मोस्ट ऑफ द चीज़ के साथ आप जाइए, सही ही होगा। थोड़ा बहुत तो हर जगह यूज हो ही जाता है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसी को बोलते हैं जो Na2CO3 के साथ 10:2 था ना, तो वो उसके साथ जो 10 को वाटर लग गया उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ ये 5H2O लग जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जिप्सम, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4 है, इसके साथ 5H2O लग गया तो इसको बोलेंगे जिप्सम, ठीक है। Na2CO3 के साथ 10H2O लग गया तो इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो ये है जिप्सम। और जिप्सम को क्या करते हैं कि जिप्सम को थोड़ा ड्राई करते हैं। जब ड्राई कर देते हैं तो CaSO4 तो रहता है, यहाँ पे CuSO4 लिख दिया, CaSO4 होगा कैल्शियम सल्फेट। अदरवाइज कॉपर सल्फेट तो Cu2SO4 हो जाएगा, नीलत होता ब्लू विटरॉल, ठीक है। और इसके बारे में हमने डिटेल में बहुत कुछ देखा है, तो ये यहाँ पे गलत है, अपने एनसीईआरटी में करेक्ट कर लीजिएगा, CaSO4, ठीक है। सॉरी, ये कॉपर सल्फेट का ही बात कर रहा था, ठीक है। मैंने इसको कैल्शियम सल्फेट समझ लिया, कॉपर सल्फेट का ही यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट को भी पानी के साथ मिला देते हैं तो ये जो ब्लू विट्रोल वाला उसी का बात कर रहा है यहाँ पे। कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक है, 2H2O है और ये कैल्शियम सल्फेट है, इसको बोलते हैं जिप्सम। इससे थोड़ा सा पानी हम निकाल देते हैं तो वो हो जाता है पेरिस ऑफ प्लास्टर। थोड़ा ड्राई कर देते हैं, हीट करते हैं जिप्सम को 373 केल्विन पे। और जब 373 केल्विन पे करते हैं तो आपको बताना है कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करने का फॉर्मूला क्या है, बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और हम जानते हैं कि आप नहीं बताएंगे। और हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, 1/2H2O बच जाता है और क्या हो जाता है, 3/2H2O इससे जो है वो निकल जाता है, ठीक है। तो 3/2H2O निकल गया तो भाई पानी निकल गया, पानी निकल गया तो ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा यानी पाउडर हो जाएगा। और ऑब्वियस सा बात है, गर्म किया तो पाउडर हो जाएगा। तो पाउडर में इसको क्यों कन्वर्ट करते हैं? पाउडर में इसको इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि पाउडर में कन्वर्ट हो गया। अब जब हड्डी वड्डी टूटेगा आपका, तो आपका नहीं किसी और का, तो टूटेगा तो हड्डी को पहले डॉक्टर क्या करता है, बिठा देता है, जहाँ से टूटा है तो वहाँ पर ला के सेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेट हो गया कि ये परफेक्ट अलाइनमेंट है। उसके बाद ये कैल्शियम सल्फेट के पाउडर को पानी में मिलाता है और इस पर लेप लगा देता है, ठीक है। लेप लगाता है, आप कैल्शियम ये जो पाउडर है इसमें जब वापस से पानी मिलाता है तो वापस से जिप्सम बन जाता है और वो फिर हार्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो उसको मुलायम नहीं बनाएंगे, ये देखिए वापस से पानी मिला, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम बन गया, जिप्सम बन के फिर वो धीरे धीरे सूखेगा। लेकिन अगर शुरू में ही जिप्सम रहता तो इसको स्टोर करने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, ये पेरिस ऑफ प्लास्टर, इसका भी फॉर्मूला पूछता है और जिप्सम भी पूछता है। और होता क्या है कि जिप्सम अगर पूछा ना कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है तो पहला ऑप्शन देगा ये, और पेरिस ऑफ प्लास्टर पूछा तो पहला ऑप्शन देगा ये, ताकि आप कंफ्यूजन में इसके साथ जाइए। और वो हमने ट्रिक और टेक्निक वाले में बताया आपको कि किस तरह से पहला ऑप्शन टेम्प्ट करने के लिए बनाया जाता है, अट्रैक्ट करने के लिए, मदहोश करने के लिए बनाया जाता है। तो ये था एसिड बेस का चैप्टर। ये चैप्टर हुआ खत्म। आपको कैसा लगा फीडबैक में बताना है, सवालों का आंसर भी देना है, और नहीं देंगे तो उससे पता चलता है कि आपका लेवल ऑफ सीरियसनेस क्या है। बहुत सारे कैंडिडेट काफ़ी सीरियस हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ना तो वो वीडियो को लाइक करते हैं ना ही डिसलाइक करते हैं। भैया डिसलाइक कर दीजिए और बताइए कि क्यों डिसलाइक किया आपने, है ना। और फीडबैक दीजिए कि क्या आपका फीडबैक है आपके तरफ से। तो ये चीज़ है, एसिड बेस चैप्टर हुआ खत्म। इसको आप कीजिए रिवाइज, बाकी देखते हैं धीरे धीरे और भी वीडियोज़ बनाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।